Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your ND test preparations, जहाँ पे हम सिर्फ आपको प्रिपरेशंस नहीं करवाते हैं बल्कि एडमिशन जर्नी में आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों को अपने एडमिशन जर्नी या एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस के हवाले से किसी भी तरह की क्वेरी हो, आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप लोग अपनी डिटेल्स या क्वेरीज को पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो एडमिशन लेना चाहते हैं 2027 के अंदर। हर साल हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं पता होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्केड्यूल नहीं पता होता, एंटी टेस्ट का पैटर्न नहीं पता होता है, और ये सबसे बड़ा एक लूप होल होता है जिसकी वजह से जो एक बड़ी वजह होती है कि स्टूडेंट्स टाइम पे प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। अब जिस स्टूडेंट को यही नहीं पता कि किस यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट किस मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके ये भी 2026 के लास्ट से एडमिशन स्केड्यूल उसका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि नेस्ट यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी आती हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद एंटी टेस्ट के अनाउंसमेंट करती हैं, टेस्ट की अनाउंसमेंट्स होती हैं, एडमिशन की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन उस टाइम पे प्रिपरेशंस का टाइम बहुत कम रह चुका होता है। तो ये तमाम चीज़ों को साथ साथ हैंडल करना होता है अपने सेकेंड ईयर के अंदर। तो अपनी सेकेंड ईयर के साथ साथ आपका ये एडमिशन स्केड्यूल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से आपके जितने भी फ्रेंड्स इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं, आप खुद सेकेंड ईयर में, आपके लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लास्ट तक लाजमी देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कोई 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 25 प्लस यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन स्केड्यूल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उसके अलावा उनके एंटी टेस्ट पैटर्न्स भी डिस्कस करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने जब भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में उनको पता चलता है तो उनका दूसरा सवाल यही होता है कि उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होगा, वो टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। अब जाहिर है कोई भी यूनिवर्सिटी है वो हर तरह से अपने एंटी टेस्ट को डिज़ाइन करती है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिक मैथ शामिल होती है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होती है, किसी के अंदर केमिस्ट्री शामिल होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। तो हम लोग ऑथेंटिक वेबसाइट्स के अकॉर्डिंगली ही, जो यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर एंटी टेस्ट पैटर्न को मेंशन किया हुआ है, हम उसी पैटर्न को देखते हुए एडमिशन स्केड्यूल और उसके साथ साथ एंटी टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। देयर इज अ डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू कि अभी तक की जो मैं आप लोगों को डिटेल्स दे रही हूँ एडमिशन स्केड्यूल की या एंटी टेस्ट पैटर्न की, ये अब तक की प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली मैंने आपको एक्सपेक्टेड एडमिशन स्केड्यूल बताना है और एंटी टेस्ट पैटर्न बताना है। अगर अपकमिंग सेशन के अंदर 2027 सेशन के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी जो डाटा मैंने आपको बताया है इसके अंदर एंटी टेस्ट पैटर्न के अंदर या एडमिशन स्केड्यूल के अंदर किसी भी तरह की चेंजिंग आती है तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट कर दिया जाएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के अकाउंट से। और जो आप लोगों को अभी मैं बता रही हूँ ये अब तक का प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, और इंशाल्लाह 2027 सेशन के अंदर भी यही ट्रेंड फॉलो होगा। यानी कि जो उनका यूनिवर्सिटीज़ का एक एडमिशन स्केड्यूल होता है कि इस मंथ से हमने अपने एडमिशन स्टार्ट करने हैं, तो ऑलमोस्ट उसी से स्टार्ट होते हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 0.1% चांसेस होते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। सिर्फ ये एक 2025 के अंदर नेस्ट के एडमिशन एंटी टेस्ट पैटर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज आया था। अगर इस साल भी आता है या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर चेंज आता है तो मैं आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोज़ के थ्रू, हमारे इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर पोस्ट के थ्रू आप लोगों को हर तरह से अपडेट पहुंचाई जाती है। तो आप लोगों ने बस अपने आप को अपडेटेड रखना है। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से, इंस्टाग्राम पेज से, हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। तो आप लोगों ने इस बारे में तो परेशान नहीं होना कि आप लोगों को अपडेट्स कहाँ से मिलेंगी। सारी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे व्हाट्सएप चैनल वगैरह से मिल जाएंगी। और जो एडमिशन स्केड्यूल है इसको आप लोगों ने एक जगह नोट डाउन कर लेना। जो जो यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जिनको आपको नाम भी नहीं पता होगा, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ बाद में स्टूडेंट्स पूछते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ कवर की हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपना
एडमिशन सिक्योर करते हैं, अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारी इसके अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जो पब्लिक सेक्टर भी हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर आपको एडमिशन स्केड्यूल बताऊंगी, एंटी टेस्ट पैटर्न बताऊंगी, एंटी टेस्ट प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजीज बताऊंगी और एंटी टेस्ट प्रिपरेशन सेशन 2027 के बारे में बताऊंगी। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो यूनिवर्सिटी आती है जिसका सबसे पहले एडमिशन स्केड्यूल अनाउंस होता है, वो है हमारे पास आती है नस्ट, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। नस्ट के 4 राउंड्स होते हैं और यहाँ पे टेस्ट जो है ये दिसंबर से जुलाई की ड्यूरेशन के अंदर कंटिन्यू रहता है और रजिस्ट्रेशन का आगाज अक्टूबर से हो जाता है। अब देखें, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर का मतलब है कि जब प्रीवियस सेशन जो इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करने की तरफ जा रहा है, वो सेशन अभी यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड किए हुए उसको 1 मंथ गुजरेगा और अक्टूबर के मंथ से आप लोगों के नस्ट के जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट ओपन हो जाएंगी। आप प्रीवियस ईयर के एडमिशन स्केड्यूल्स को भी देख सकते हैं और नेस्ट का यही ट्रेंड रहा है कि इसके अक्टूबर से एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं और दिसंबर से NET 1 की सीरीज का आगाज हो जाता है और NET 1, 2, 3, 4 सीरीज होती हैं इनकी और लास्ट सीरीज जून और जुलाई के अंदर होती है और लास्ट सीरीज आपके पास जो कंडक्ट होती है वो पाकिस्तान के मेजर 4 सिटीज के अंदर होती है, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, गिलगित बल्तिस्तान। ये 4 सिटीज के अंदर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड भी टेस्ट भी कंडक्ट होता है और पेपर बेस्ड भी, सिर्फ 4th राउंड के अंदर। सीरीज 1 के अंदर जो आपका टेस्ट कंडक्ट होता है वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होता है और वो इस्लामाबाद के अंदर होता है। सीरीज 2 जो है वो आपकी कंडक्ट होती है 2 सिटीज के अंदर, एक आपका सिटी होता है ऑलमोस्ट कोयटा और एक आपका सिटी होता है इस्लामाबाद। इस तरीके से आप लोग के 2 सिटीज के अंदर आपका टेस्ट कंडक्ट होता है और वो भी होता है कंप्यूटर बेस्ड। सीरीज 3 के अंदर फिर आपका सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होता है। फिर सीरीज 4 के अंदर आपके 4 मेजर सिटीज के अंदर टेस्ट कंडक्ट होता है, जिसके अंदर आपके पास कराची और गिलगित बल्तिस्तान, इन 2 सिटीज के अंदर आपका पेपर बेस्ड NET भी कंडक्ट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को यही प्रेफर किया जाता है कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ ज्यादा जाएं क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा आसान होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है फास्ट यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है लेकिन पाकिस्तान की नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर शामिल है। फास्ट यूनिवर्सिटी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है और बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स अपना एडमिशन जो अपना करियर कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर बनाना चाहते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का नाम कंप्यूटिंग के करियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फास्ट यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट और बड़े कंप्यूटिंग के जो करियर के अंदर ग्रेजुएट्स होते हैं उनको निकालती है और फास्ट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आगे मल्टीनेशनल कंपनीज में मल्टीपल जॉब्स ऑफर्स आ जाती हैं, इवन उनकी डिग्री मिलने से भी पहले। लेकिन फास्ट यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलिटी ये है कि आपको 4 साल एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ता है और उसको मेंटेन करना, GPA मेंटेन करना, CGPA मेंटेन करना, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना फास्ट के अंदर कदरे मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। और इसका नतीजा यही होता है कि जितना आपको टफ कंपटीशन मिलता है इन 4 सालों के अंदर, फिर उसके बाद जो 4 साल के बाद की आपकी जॉब या प्रोफेशनल लाइफ होती है उसके अंदर फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, फिर आपको जॉब के लिए ख्वारी नहीं करनी पड़ती है। ये जो फास्ट यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस, इसके अंदर आप लोगों का इसको फास्ट भी कहते हैं। फास्ट इस्लामाबाद के अंदर भी है, लाहौर के अंदर भी है, इसके अलावा कराची में भी है, मुल्तान में भी है, पेशावर में भी है और एक इसका कैंपस इस फैसलाबाद के अंदर चिन्योट में भी है जिसको CFT कैंपस कहते हैं। इसका टेस्ट जो है ये जुलाई के अंदर कंडक्ट होता है और ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बाकी एंटी टेस्ट की डिटेल्स, जो पैटर्न की डिटेल्स है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी हम सिर्फ स्केड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। देन कम्स द नमल यूनिवर्सिटी। नमल यूनिवर्सिटी के भी मल्टीपल कैंपसेस हैं इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, लाहौर, इसके अलावा कराची में भी ये मौजूद है और इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं जिसकी टेस्ट डेट्स जून जुलाई के अंदर होती है। एडमिशन आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। इंटरव्यू जब कंडक्ट होता है, आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो उसकी बेसिस पे एडमिशन होता है। ठीक है, और ये पेपर बेस्ड होता है।
प्यास यूनिवर्सिटी, प्यास यूनिवर्सिटी का एक राउंड आपके पास मार्च में कंडक्ट होता है और दूसरा जून या जुलाई के अंदर, जून या जुलाई के अंदर आपका दूसरा राउंड कंडक्ट होता है। ठीक है, जो प्यास यूनिवर्सिटी है इसके 2 राउंड्स होते हैं और ये पेपर बेस्ड होता है। इसके अंदर प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों के पास एक छोटा सा मार्जिन ये होता है कि आपके पास कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। नस्ट की बात करें, फास्ट की बात करें, कॉमसेट्स की बात करें, प्यास की, इसके अलावा यूईटी की बात करें, जीकी की बात करें, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं। लेकिन प्यास यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउड है, बट हाँ वहाँ पे ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो आपके कैलकुलेटर्स प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स नहीं होने चाहिए। प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट मार्च के अंदर कंडक्ट होता है और जून, और दूसरा या तीसरा राउंड ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। 2025 के अंदर प्यास यूनिवर्सिटी के 3 राउंड्स कंडक्ट हुए थे, लेकिन 2026 के अंदर जून वाला जो था वो पोस्टपोन होकर जुलाई में चला गया था, तो इसके अकॉर्डिंगली प्यास के सिर्फ 2 राउंड्स कंडक्ट हुए थे 2026 के अंदर। तो 2027 सेशन की जो चेंजिंग होगी ये डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी के ऊपर। फिलहाल के लिए 2 से 3 राउंड कंडक्ट होते हैं प्यास यूनिवर्सिटी के, मिनिमम 2 तो लाजमी कंडक्ट होते हैं। मार्च से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मार्च के अंदर टेस्ट होता है बाकायदा प्यास यूनिवर्सिटी का। उसके बाद कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे 7 कैंपसेस आते हैं जो कॉमसेट्स के हैं। कॉमसेट्स के 7 कैंपसेस के अंदर इस्लामाबाद शामिल है, लाहौर शामिल है, उसके अलावा विहारी, अटक, वाह, और उसके अलावा आपके पास एबटाबाद आ जाता है और साहिवाल आ जाता है। ये टोटल 7 कैंपसेस हैं कॉमसेट्स के, और कॉमसेट्स के 7 कैंपसेस की जो टेस्ट डेट्स होती हैं ये जून, जुलाई और अगस्त तक भी जाती हैं। अगस्त आपके पास फाइनल मंथ होता है, इसके यहाँ तक इन 3 महीनों तक आपके एडमिशन टेस्ट वगैरह जो हैं वो चलते रहते हैं। जो आपके पास इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस है, इन 2 कैंपसेस के जो टेस्ट हैं ये आपके पास जून और जुलाई के तक आपके पास टाइम होता है। इन ही 2 महीनों के अंदर इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस के अंदर इनके जो 2 से 3 टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट हो जाते हैं। जो बाकी के 5 कैंपसेस हैं उनके अंदर टेस्ट जो है वो अगस्त तक चलते हैं। ठीक है, उनका एडमिशन प्रोसेस जो है वो अगस्त तक चलता है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर इनके टेस्ट जो है ये पहले हो जाते हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन भी पहले ओपन होती हैं और डेडलाइन भी जल्दी एंड हो जाती है, और टेस्ट भी जून और जुलाई के अंदर इन्हीं 2 महीनों के अंदर खत्म हो जाते हैं। लेकिन बाकी कैंपसेस के अंदर अगस्त तक चलते हैं। और फिर इस तरीके से कॉमसेट्स का जो प्रोसेस है ये जून, जुलाई और अगस्त के अंदर चलता रहता है। तो अगर कोई स्टूडेंट इस्लामाबाद या लाहौर कैंपस के एडमिशन को मिस कर भी देता है तो उसके पास बाकी 5 कैंपसेस में से किसी एक कैंपस के अंदर अप्लाई करने की एक चॉइस मौजूद होती है। ठीक है, अब कॉमसेट्स का टेस्ट जो है ये पेपर बेस्ड होता है, और ऑलमोस्ट जिस तरह से आप लोग जनरल एनटीएस नेट देते हैं, ये भी एक एनटीएस भी एक टेस्ट होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर एक इंस्टीट्यूट है जो एक जनरल टेस्ट कंडक्ट करवाता है जिसको नेशनल टेस्टिंग सर्विस कहते हैं। ये एक अपना टेस्ट कंडक्ट करवाता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसकी बेसिस पे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ नेट को एक्सेप्ट करती हैं सिर्फ वो यूनिवर्सिटी, उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी में नहीं। जैसे कि कॉमसेट्स अप्लाई एक्सेप्ट करती है, फास्ट एक्सेप्ट करती है, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नेट को एक्सेप्ट करती हैं। नेक्स्ट आती है कायदे आजम यूनिवर्सिटी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके टेस्ट डेट्स भी जून और जुलाई के अंदर होती है। ये भी पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। जो कायदे आजम यूनिवर्सिटी है ये HEC का यूसैट, HEC की तरफ से एक टेस्ट कंडक्ट होता है जिसको यूसैट कहते हैं। ये सिर्फ उसी टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता। ये टेस्ट देना कंपलसरी होता है, लेकिन इसका आपके मेरिट के अंदर कोई रोल नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने जब भी कायदे आजम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है आपके लिए HEC का यूसैट देना कंपलसरी है, लेकिन उसका कोई भी मार्क्स जो आपके यूसैट के अंदर आपने अपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसका मेरिट के अंदर कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ आपको वो पास करना कंपलसरी होगा। इसके बाद NDU यूनिवर्सिटी आ जाती है। NDU यूनिवर्सिटी के टेस्ट भी जुलाई के अंदर कंडक्ट होते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और अगस्त तक मेंटेन रहते हैं।
बहरिया यूनिवर्सिटी के भी डिफरेंट कैंपसेस हैं। अब डिफरेंट कैंपसेस की बेसिस पे डिफरेंट मंथ्स के अंदर उनके टेस्ट होते रहते हैं। अप्रैल से प्रॉपरली एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और उसके बाद आपके अगस्त तक जो है वो डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर, डिफरेंट सीरीज के अंदर आपके पास डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट होते हैं। एटलीस्ट जो इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस है ऑलमोस्ट, इसके अंदर तो आपके पास तीन तीन, और एक कराची कैंपस के अंदर तीन तीन कम अज कम आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं। मिनिमम इससे कम भी अगर कोई कंडक्ट होते हैं तो दो कम अज कम आपके टेस्ट जरूर कंडक्ट होते हैं। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद एयर यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट जो होते हैं वो भी जून और जुलाई के ड्यूरेशन के दरमियान होते हैं, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। यूईटी टेक्सला के अप्रैल से अगस्त के दरमियान डिफरेंट फेजेस के अंदर एडमिशन ओपन होते हैं। अब ये किसी भी सूरत में आपका ये डिसाइडेड नहीं होता कि किस मंथ के अंदर आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अभी भी जैसे 2026 की अगर बात करें तो इस वक्त जब मैं आपके पास वीडियो बना रही हूँ तो ये आप लोगों के पास डेट है 22 जुलाई की। तो अभी भी अभी ये जुलाई का मंथ चल रहा है, और इस वक्त टेक्सला का जो टी कैट 5 है, जो टेक्सला का टेस्ट है उसको टी कैट कहते हैं। तो टी कैट 5 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी कि इससे पहले 4 राउंड्स कंडक्ट हो चुके हैं। उन हर राउंड के बाद आपका एडमिशन का टेस्ट का रिजल्ट आता है और आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, और फिर उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है और फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एडमिशन का डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर आपको मौका मिल जाता है। आप डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्सला के अंदर, ताकि आपका मेरिट अच्छा बन जाए। अभी इस वक्त टिकट 5 भी स्टार्ट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट अगस्त तक टेक्सला के एडमिशन चलते रहते हैं, और ये अपने एडमिशन तब तक ओपन रखते हैं जब तक इनके पास सीट्स खत्म ना हो जाए। और इसका टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं यूईटी लाहौर की। यूईटी लाहौर के भी 2 राउंड्स कंडक्ट होते हैं। पहला राउंड मार्च के अंदर होता है और दूसरा जून के अंदर होता है। ठीक है, पहला राउंड जो मार्च के अंदर कंडक्ट होता है उसकी रजिस्ट्रेशन आपके पास जनवरी के अंदर ओपन हो जाती है, और फेब तक आपके पास टाइम होता है। मार्च के अंदर आप लोगों ने टेस्ट देना होता है। मार्च के फर्स्ट वीक से ऑलमोस्ट आप लोगों के यूईटी लाहौर के ई कैट्स कंडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिले भी हो तो 15 मार्च से आगे ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद दूसरा राउंड जो है वो जून में कंडक्ट होता है, और उस ये आप लोगों के पास जो यूईटी लाहौर का ई कैट है ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके अंदर अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ई कैट बहुत मशहूर था नेगेटिव मार्किंग से, अब वो नेगेटिव मार्किंग खत्म हो चुकी है। 2027 सेशन के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इस बात पे। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप लोगों का टेस्ट जो है ये जून से जुलाई के मंथ्स के दरमियान कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम जो कंफर्म टेस्ट होते हैं वो 2 होते हैं। 2 टेस्ट तो आपके कंफर्म होते हैं कि ये होने ही होने हैं, लेकिन जो तीसरा टेस्ट होता है ना ये सिचुएशनल बेस्ड होता है। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स बच गई हैं तो फिर उनके लिए दोबारा एडमिशन ओपन किए जाते हैं, उनकी दोबारा से उनका टेस्ट कंडक्ट होता है, और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उनकी मेरिट लिस्ट लगती है और फिर उनका एडमिशन सिक्योर होता है। तीसरा टेस्ट जो होता है ना वो सिचुएशनल बेस्ड होता है। बाकी जो पहले 2 टेस्ट होते हैं वो कंफर्म होते हैं। जून और जुलाई के दरमियान ये टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं, और जो तीसरा टेस्ट है वो तकरीबन अगस्त तक जाता है। पेपर बेस्ड टेस्ट होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का भी। और जीसीयू लाहौर का जो एंट्री टेस्ट पहले कंडक्ट हुआ करता था, और हर डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट हुआ करता था, लेकिन अब 2026 के अंदर जीसीयू लाहौर ने अपने एडमिशन पॉलिसी के अंदर ये चेंजिंग की है कि अब वो एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी भी तरह का एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ मैट्रिक और इंटर की बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सिर्फ और सिर्फ उनके पास जो जीसीयू लाहौर के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं BFA के, यानी कि बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स और ग्राफिक डिज़ाइन, इसके LLB के और इंजीनियरिंग प्रोग्राम, सिर्फ इन 3 कैटेगरीज के जो प्रोग्राम्स हैं इन प्रोग्राम्स के लिए एंटी टेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। इंजीनियरिंग के लिए ई कैट, NET, यूईटी टेक्सला का जो यूईटी टेक्सला का टी कैट होता है, उसके अलावा जो मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है या NED UET का टेस्ट होता है, इन यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की बेसिस पे वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन देंगे। और इसके अलावा आप लोगों को अगर आर्ट्स के लिए अप्लाई करना है या फिर LLB के लिए आप लोगों को GCU लाहौर का अपना टेस्ट देना होगा, और LLB के लिए आपको लैट का टेस्ट देना होगा। ये और जो बाकी प्रोग्राम्स हैं इसके अलावा अगर आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, नेचुरल साइंसेस के प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए GCU लाहौर के अंदर आपको किसी तरह का एंटी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ मैट्रिक और इंटर की बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा।
उसके बाद ITU लाहौर आती है। ITU लाहौर का टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट जुलाई के अंदर कंडक्ट होते हैं। ITU लाहौर अपने टेस्ट के अलावा यहाँ पे एग्जाम्पशन क्राइटेरिया भी होता है। एग्जाम्पशन क्राइटेरिया का मतलब होता है कि ITU अपने टेस्ट के अलावा और कौन कौन से टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। तो ITU लाहौर अपने टेस्ट के अलावा ECAT भी एक्सेप्ट कर लेती है, NTS भी एक्सेप्ट कर लेती है, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल टेस्ट होता है, SAT का टेस्ट होता है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। और जो ITU लाहौर का अपना टेस्ट होता है ये पेपर बेस्ड होता है। इसके बाद लम्स की बारी आती है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जो कि एक बहुत ज़्यादा टॉप क्लास की, इलीट क्लास की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपके एडमिशन का प्रोसेस हर तरह की पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से डिफरेंट होता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि इसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट दिसंबर से। उसके बाद फेब के अंदर ऑलमोस्ट इनका एल कैट कंडक्ट होता है, जो कि लम्स का अपना एक टेस्ट होता है। एल कैट को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आप लोगों के जो आपका पूरा एक पोर्टफोलियो होता है उसको वो चेकआउट करते हैं। वो सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका एडमिशन होता है। आपके पास जो लम्स का टेस्ट होता है ये पेपर बेस्ड ही होता है। उसके अलावा NTU की बात करें तो NTU फैसलाबाद का जो टेस्ट है, NTU फैसलाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका जो टेस्ट डेट है वो ऑलमोस्ट जून जुलाई के दरमियान लाई करती हैं। और GK यूनिवर्सिटी जो कि सवाबी में मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे, वहाँ पे पेशावर वाली साइड पे सवाबी के एक इलाके में GK यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग साइंसेज, इसके टेस्ट भी जुलाई के फर्स्ट वीक में। ये तो बात कंफर्म होती है कि जुलाई के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में, जब बड़ी हाथ भी आपकी 10 से ऊपर तारीख गुजरती है, GK के टेस्ट आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो GK के टेस्ट पहले जुलाई के पहले या दूसरे वीक के मिड के अंदर आपके GK के टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके अंदर आप लोगों के एक पोर्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और बाकी पोर्शंस के अंदर ज़्यादातर नहीं होती है। ठीक है, उसके पैटर्न के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो पैटर्न के अंदर आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक और बाकी लिस्ट आ जाती है NED यूनिवर्सिटी की। NED यूनिवर्सिटी कराची के अंदर मौजूद है, NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके 2 राउंड्स कंडक्ट होते हैं मोस्टली। NED का राउंड 1 जो है ये 2026 के अंदर जून के अंदर कंडक्ट हुआ। 2025 के अंदर NED का जो फर्स्ट राउंड था वो ऑलमोस्ट मई के अंदर कंडक्ट हुआ था, अप्रैल के लास्ट में अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन 2026 के अंदर ये टेस्ट लेट हुआ है और जून के अंदर कंडक्ट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2027 के अंदर भी यही एक स्केड्यूल रहे। लेकिन अगर किसी तरह की अपडेट आती है तो आप लोगों को हमारे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर से आपको ये अपडेट दे दी जाएगी। NED का टेस्ट भी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसके अंदर आप लोगों को कैलकुलेटर्स भी अलाउड होते हैं। ठीक है, उसके बाद NED का राउंड 2 जो है वो जुलाई के अंदर कंडक्ट हुआ और वो कंप्यूटर बेस्ड था। NED का राउंड 2 भी आप लोगों का तकरीबन जैसे राउंड 1 जैसे कंडक्ट हुआ और इसी तरीके से जुलाई के अंदर उसी के पैरेलल जुलाई के अंदर राउंड 2 भी कंडक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको यूनिवर्सिटी शो की है ये कराची की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो नीचे रेड ब्लॉक में आपको नज़र आ रही हैं ये भी कराची की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं ऑलमोस्ट पंजाब के प्रोविंस में जितनी भी फेमस और यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ये मैंने ऑलमोस्ट ऊपर पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया। और ये जो मैंने नीचे 2 ब्लॉक्स बनाए हैं ये मैंने ऑलमोस्ट कराची की यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे 3rd नंबर पे आ रही है सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका टेस्ट जो होता है ये जुलाई में होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है ये भी कराची की यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। अच्छा खासा फीस स्ट्रक्चर होता है इसका। लेकिन IBA का टेस्ट जो है ये राउंड 1 आप लोगों के पास कंडक्ट हो जाता है फेब के अंदर, फेब से स्टार्ट हो जाता है और ये पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। और IBA का राउंड 2 जो है वो जून के अंदर कंडक्ट होता है, ये भी पेपर बेस्ड होता है। डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसके टेस्ट डेट्स जो हैं वो अगस्त से सितंबर के दौरान
इन ड्यूरेशन के अंदर अगस्त के अंदर पहला राउंड और सितंबर के अंदर दूसरा राउंड कंडक्ट हो जाता है। 2 राउंड्स होते हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी के भी मल्टीपल राउंड्स होते हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड भी होता है, सेकंड राउंड भी होता है, और ये ड्यूरेशन आपके पास जून से जुलाई के दरमियान रहती है। जून और जुलाई के दरमियान 2 राउंड कंडक्ट हो जाते हैं, और कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, जैसे कि 2026 के अंदर हुआ। और ये भी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कराची यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के का जो अपना एडमिशन लेने का पॉलिसी है ना, वो सबसे अनोखी है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन पॉलिसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कराची यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या प्रोसेस होता है कि वो मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों के एडमिशन्स को एक ही दफ़ा ओपन करती हैं। मॉर्निंग वालों का एडमिशन के अंदर रेगुलर ले लेती हैं, और इवनिंग वालों की फ़ीस डबल लेके एक ही दफ़ा में एक ही टेस्ट के साथ वो दोनों को कवर कर जाती हैं। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी क्या करती है, कराची यूनिवर्सिटी के जो जो स्टूडेंट्स कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं ना, उनके पास 2 दफ़ा एडमिशन का चांस होता है। अगर उनका पहला मिस हो गया या कराची यूनिवर्सिटी का पहला राउंड वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया, तो उनके पास दूसरा चांस अभी एडमिशन का होता है, और वो भी आप लोगों के पास आता है कि कहीं साल के एंड पे। तो वो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अब जो कराची यूनिवर्सिटी जो है ये क्या करती है, अपने मॉर्निंग के प्रोग्राम्स जो हैं, सिर्फ मॉर्निंग के प्रोग्राम्स, वो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स को ऑफर करती है अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर मॉर्निंग के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट होती है, और नवंबर के अंदर कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है। फिर उसके बाद जब मॉर्निंग वालों की सीट्स फिल हो जाती हैं, उसके बाद इवनिंग वालों की बारी आती है। उसके बाद ऑलमोस्ट नवंबर के अंदर अनाउंसमेंट होती है इवनिंग के प्रोग्राम्स की, और दिसंबर के अंदर उनके एडमिशन टेस्ट होते हैं। और ये दोनों पेपर बेस्ड टेस्ट होते हैं, और ये जो कराची यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन लेने का एक तरीका है ना, ये सबसे निराला है कराची यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कराची के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनका एडमिशन का थोड़ा प्रोसेस जो है ना वो डिफरेंट ही है। IBA की भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास में जब आपको टेस्ट पैटर्न बताऊंगी तो आप देख के हैरान होंगे कि ये क्या है। और फिर आप लोगों IBA के टेस्ट के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों को आपने अच्छे मार्क्स से पास भी करना है, ओवरऑल भी आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स कम आ गए, जो एक वहाँ पे एग्रीगेट था या थ्रेशोल्ड था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी कि इससे नीचे जाने वाला बच्चा फेल है, अगर आप किसी एक भी सब्जेक्ट के अंदर आपके उस एग्रीगेट से कम मार्क्स आ गए तो आपका IBA में एडमिशन नहीं हो सकता। फिर IBA के राउंड्स जो इंटरव्यूज़ है वो भी कंडक्ट होते हैं। IBA के अंदर जो राउंड्स हैं वो कंडक्ट होते हैं, और उसके अंदर भी एक ट्विस्ट होता है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनका बहुत ब्रिलियंट स्कोर आ जाता है, वो मेरिट पे आ जाते हैं, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं आता कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं आता, उनको फिर इंटरव्यू के सामने भी जाना पड़ता है, और उनका फिर इनडायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। एडमिशन ज़रूर हो जाता है लेकिन इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। जिनका डायरेक्ट होता है उनके लिए ये ज़्यादा प्राउड की बात होती है कि हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो गया, हमें इंटरव्यूज़ नहीं देने पड़ा है। तो ये IBA का एक तरीका है। इसी तरीके से आपके पास जो कराची यूनिवर्सिटी है उसको भी मैंने आपको बताया। मेहरान यूनिवर्सिटी है कि अपना एग्रीगेट के अंदर सब कुछ कैलकुलेट करती है, लेकिन फिर भी एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है। फिर उसके बाद दाऊद यूनिवर्सिटी है। दाऊद यूनिवर्सिटी के टेस्ट भी जुलाई के अंदर कंडक्ट होते हैं, और ये पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। हमदर्द यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जुलाई के अंदर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड। हबीब यूनिवर्सिटी, हबीब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट जो हैं ये अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं, और जुलाई के दरमियान डिफरेंट राउंड्स और सीरीज़ के दरमियान ये टेस्ट कंडक्ट होते रहते हैं। और हबीब यूनिवर्सिटी का अब यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया है कि कुछ सिंध के स्टूडेंट्स हैं, और जो आउटसाइड द सिंध स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्राइटेरियाज डिफरेंट है। तो ये आप लोगों को इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ही सारी डिटेल्स पता चलेंगी। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा, फिर हबीब यूनिवर्सिटी पे एक डिटेल में वीडियो बना दी जाएगी। इसका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके बाद एक लास्ट पे यूनिवर्सिटी आती है, ये भी कराची के अंदर मौजूद है, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके एडमिशन्स जो हैं वो भी आपके पास स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट जून के अंदर, और ये भी पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने बात कर ली है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्केड्यूल की। एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, आई होप कि आप लोगों ने वो नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा यहाँ पे ये मत क्लेम करे कि ये फलां में जो एडमिशन का स्केड्यूल है वो इस तरह से डिफरेंट था, आपने गलत बताया। गलत नहीं बताया, मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे दिया है कि अगर कहीं पे
किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल चेंज होता है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से चेंज आया है, और वो आप लोगों को हमारी तरफ से अपडेट दे दी जाएगी। मैं आपको एक्सपेक्टेड स्केड्यूल बता रही हूँ कि अपकमिंग सेशन में ऑलमोस्ट यही जो स्केड्यूल है यही फॉलो होता है। लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैंने आप लोगों को बताया एनईडी ने लास्ट टाइम चेंज किया अपना एडमिशन का ड्यूरेशन, फिर इसी तरीके से और भी यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने अपना एडमिशन का ड्यूरेशन चेंज किया था। जीसीयू लाहौर ने अपना एडमिशन का जो एक क्राइटेरिया उसको चेंज किया। तो मैंने आपको चीज़ें साथ साथ मेंशन भी की हैं कि 2026 के अंदर 2025 की निस्बत ये चेंज आया है, 2027 के अंदर कोई आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इस बात को जहन नशीन रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम अब बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट पैटर्न को। अगर आप लोगों को किसी यूनिवर्सिटी के खास एंटी टेस्ट पैटर्न की डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बता देना है। ठीक है, अभी मैं कुछ अब मैं अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बहुत जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मैंने 25+ यूनिवर्सिटीज़ के ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं एंटी टेस्ट पैटर्न को मैंने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अब एक वीडियो के अंदर, इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो के अंदर तो फिर हम लोग इतना ज़्यादा एंटी टेस्ट पैटर्न को नहीं डिस्कस कर सकते ना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके एंटी टेस्ट पैटर्न की डिटेल्स आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम लोग फिर उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे, उस पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल से वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, आपके कमेंट्स से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, जिस भी यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट पैटर्न या डिटेल्स के बारे में जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे ना वो वीडियो सबसे पहले आ जाएगी। तो ये कमेंट्स में आप लोग बताएंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको किस यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस ज़्यादा चाहिए तो उसकी फिर डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, अब टेस्ट पैटर्न्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल है नस्ट। नस्ट का टेस्ट पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज से। नस्ट के अंदर क्या होता है, आप लोगों के ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये बात बाद में जाकर थोड़ी सी कंफ्यूजन बन जाती है। मैं ना पैटर्न बताने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अब ना जो स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, कुछ होते हैं प्री मेडिकल से, कुछ होते हैं प्री इंजीनियरिंग से, कुछ होते हैं आईसीएस से, और उनके भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं आईसीएस वालों के भी। तो अब वहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या हम एज प्री मेडिकल स्टूडेंट्स आगे हम इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें टेस्ट की कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी होगी? क्या हमें अपने टेस्ट के अंदर बायो का ही पोर्शन जो है उसको प्रिपेयर करना होगा, या हमें उसके अलावा मैथ्स के लिए भी प्रिपेयर करना होगा? क्योंकि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट है जब वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग की तरफ जाएंगे तो उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। नस्ट सिर्फ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपके टेस्ट की बेसिस पे आपके आगे प्रोग्राम्स को डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है एनईटी इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग का जो आपके सामने कैटेगरी नज़र आ रही है, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपका ताल्लुक बेशक प्री इंजीनियरिंग से है, प्री मेडिकल से है, आईसीएस से है, आप आगे इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट दिया है एनईटी अप्लाइड साइंसेज का तो सिर्फ और सिर्फ आप मेडिकल फील्ड्स के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं, इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग के अंदर नहीं। सिर्फ नस्ट ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके टेस्ट की बेसिस पे आपकी आगे करियर या फील्ड जो है वो डिसाइड होते हैं। इसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फास्ट है, जीकी है, कॉमसेट्स है, प्यास है, यूईटी है, आईटीयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड मैटर करता है। अगर आप लोग प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आगे आपने टेस्ट भी उसी कैटेगरी का सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने प्री मेडिकल का बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है तो आप लोगों के पास यूईटी है तो उसके अंदर बायोलॉजी का पोर्शन आता है। ठीक है, इसी तरीके से प्यास के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो आपके पास होता है आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपका बायोलॉजी वाला तो सिस्टम होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। फास्ट का टेस्ट एक ही जैसा होता है, उसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज होती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आपको मैंने एक एक्सेप्शनल केस समझाना था कि सिर्फ जो नस्ट है ना उसके अंदर ऐसा होता है कि आपने जिस एक फास्ट के अंदर भी ऐसा, अभी जो आपको बता रही थी बात के कि 2 कैटेगरीज होती हैं, ये फास्ट के अंदर भी ऐसा होता है और नस्ट के अंदर भी होता है। ठीक है, अब वो मैं जैसे जैसे आपको पैटर्न समझाती जाऊंगी तो आपको समझ आती जाएगी। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नर्स की जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट टाइप से हैं आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के और आपने जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया उसके ऊपर भी ये बात बेस करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है
NAST test has been categorized into different types based on your academic background, यानी कि आपका इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स एज वेल एज द प्रोग्राम अप्लाइड, या उसके साथ साथ जो आपने जिन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंगली भी। मैंने जो अभी आपको बात बड़ी डिटेल में समझाई है। प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप के अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स रेफर होते हैं जो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। प्री मेडिकल के अंदर बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, और आईसीएस ग्रुप का जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एनईटी इंजीनियरिंग के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो आप लोगों के पास ना तो केमिस्ट्री है और ना ही मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी है। आपका ताल्लुक प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, प्री मेडिकल से है, आईसीएस से, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप एनईटी इंजीनियरिंग देने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके टेस्ट के अंदर 50% मैथ्स आएगी, यानी कि 100 एमसीक्यूज मैथ्स के आएंगे। फिजिक्स आपकी 30% यानी कि 60 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के आएंगे, और 40 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के आएंगे, और टोटल आपका 200 मार्क्स का आपके पास टेस्ट होगा। अब एनईटी इंजीनियरिंग की बेसिस के ऊपर आप लोग आगे एलिजिबल हो जाएंगे तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। इसके अलावा इसी एक कैटेगरी की बेसिस पे आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिशनल पेमेंट, ठीक है। लेकिन प्री इंजीनियरिंग के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया उनके लिए एडिशनल मैथ्स कंपलसरी है फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों को एड मैथ्स देना होगा। एड मैथ्स नहीं तो आप लोगों को कम अज़ कम आप लोगों को उसके अंदर आप लोगों का जो 8 वीक्स का नस्ट कंडेंस कोर्स ऑफर करती है आपको उसके अंदर रजिस्टर करना होगा। तो हम लोग स्टूडेंट्स को यही रेफर करते हैं कि एडिशनल मैथ्स का एग्ज़ाम दे दें अगर वो कंडेंस मैथ्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कंडेंस मैथ्स का कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मिनिमम या मैक्सिमम भी मिला के ऑलमोस्ट 30K का कोर्स ये सिर्फ कंडेंस मैथ्स का होता है। तो इससे बेहतर है आप एडिशनल मैथ्स का ही कोर्स कर लें, पेपर दे दें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है एनईटी अप्लाइड साइंसेस, जिसके अंदर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी बायोलॉजी 100 मार्क्स की होगी, आपके पास केमिस्ट्री 60 मार्क्स की होगी, और 40 मार्क्स की आपके पास इंग्लिश होगी, और इस तरीके से आपका 200 मार्क्स का एग्जाम पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनईटी बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज के अंदर 100 मार्क्स की आपके पास मैथ्स होगी, क्वांटिटेटिव मैथ्स जिसको आप बेसिक मैथ्स कहते हैं, और इंग्लिश भी आपके पास 100 मार्क्स की होगी। इसकी बेसिस पे आप आगे बीबीए में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एलएलबी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एनईटी आर्किटेक्चर, अगर आपने इंटरमीडिएट के किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं लेकिन आपने मैथ्स और फिजिक्स को एज मेजर पढ़ा हुआ है तो आप लोगों के पास एनईटी आर्किटेक्चर जो है आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसकी बेसिस पे आप सिर्फ 2 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, और इसके अंदर आपके पास 100 मार्क्स की डिज़ाइन एप्टीट्यूड होता है। अब डिज़ाइन एप्टीट्यूड क्या होता है, 2025 के अंदर नेस्ट ने अपनी एडमिशन पॉलिसी को चेंज किया और आर्किटेक्चर के टेस्ट पैटर्न को टोटली चेंज करके 50% जो वेटेज है वो डिज़ाइन एप्टीट्यूड यानी कि एक ऐसे सब्जेक्ट की रख दी जो आप लोगों की आर्किटेक्चर या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के फील्ड के लिए एक बेसिक सा सब्जेक्ट है। इसके अंदर अब बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को बीइंग एन आर्किटेक्चर पता होनी चाहिए, आर्किटेक्चर की फील्ड को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, उन्होंने आपके एनडी टेस्ट के अंदर शामिल कर दिए हैं। इसका जो सिलेबस है वो आप लोगों को वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इसके जो लेक्चर्स हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स है, इसके अंदर आपके पास 60 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के आएंगे और 40 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के आएंगे और 200 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। इसके बाद नेचुरल साइंसेस के अंदर आपके पास 100 मार्क्स की मैथ्स है और 100 मार्क्स की इंग्लिश है। इस तरीके से आपके 200 मार्क्स यहाँ पे भी पूरे हो जाएंगे। ये आपके पास पूरा नेस्ट का पैटर्न है। बात करते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी की। अब फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप लोगों के पास वही सेम नेस्ट वाला सिनेरियो होता है कि आपने आगे जिस फील्ड के अंदर अप्लाई करना होता है उसी के अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन टेस्ट भी होता है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है तो उसका टेस्ट अलग होता है और बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट अलग होता है। मेनली
फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर यही 3 कैटेगरीज के प्रोग्राम्स होते हैं, एक कंप्यूटिंग के होते हैं, एक इंजीनियरिंग के होते हैं और बिजनेस के होते हैं। अब अगर आपने बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है तो बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए आपका जो टेस्ट पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसके अंदर आपके पास 50% आपकी बेसिक मैथ्स होगी, ठीक है, 50% आपकी बेसिक मैथ्स होगी। उसके बाद आपकी एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू का 25% पोर्शन होगा। ऐसे राइटिंग के अंदर 15% आपके ऐसे राइटिंग के होंगे, यानी कि 15 नंबर का आपका ऐसे होता है। अब इसके अंदर जो ऐसे होता है ना, सिर्फ ये एक आपका पार्ट होता है जो आपका पेपर पे लिया जाता है। जो आपका यहाँ पे ऐसे है ना, ये आपका ऐसे यहाँ पे आपसे पेपर पे लिखवाया जाता है। आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपने लिखना होता है, ठीक है। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो हमने इस 2026 के अंदर जो टॉपिक्स आए थे वो हमने शेयर किए हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी शेयर किए हैं, और आपके लोगों के साथ वीडियो भी शायद यूट्यूब पे अब अवेलेबल हो। और इंग्लिश का 10% आपका आता है। अब ये जो बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए आपका टेस्ट है, इसके अंदर आपके टेस्ट के अंदर इंग्लिश, आईक्यू, बेसिक मैथ्स, ये 3 चीज़ें आपकी आपके कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर होती हैं। आपके एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके सिस्टम के ऊपर होते हैं। सिर्फ ऐसे राइटिंग के लिए आपको पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर आपने कंप्लीट करना होता है। अब अगर बात करें कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश 10% होती है, ऐसे राइटिंग नहीं होती है, ठीक है। ऐसे राइटिंग आपकी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है। अलबत्ता आपकी बेसिक मैथ्स भी 20% होती है, एडवांस मैथ भी 50% होती है और आईक्यू भी 20% होती है। अब अगर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की बात की जाए तो आपका 70% यानी कि मोर देन हाफ जो आपका टेस्ट होता है वो आपका सिर्फ मैथ्स ही होता है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स मैथ्स से बहुत ज़्यादा भागते हैं ना, अगर वो फास्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको इसी मैथ्स के अंदर 70% अपना कवर करना है। वो 70% के अंदर 20% बेसिक मैथ्स के लिए भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिक मैथ्स जो होती है, बेसिक मैथ्स का मतलब होता है वो मैथ्स जो आप लोगों ने अपनी मैट्रिक के टाइम पे पढ़ा है। जो आप लोगों ने मैट्रिक में मैथ्स पढ़ा है ना, अपनी 9th 10th में या 6th 7th क्लास में, जो आपने रेशियो प्रोपोर्शंस वाले क्वेश्चन किए होंगे, मेरे ख्याल से याद आ गए होंगे, अरिथमेटिक के, और इसके अलावा आपके ने जो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स किए होंगे, अलजबरा के किए होंगे, ये सारी मैट्रिक के आपके जो क्वेश्चन हैं ये बेसिक मैथ्स के अंदर आते हैं। और जो आपकी एडवांस मैथ्स होती है, एडवांस मैथ्स के अंदर वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड्स होते हैं जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथ्स के अंदर होते हैं। अब उसके अंदर आपके मैट्रिसेस आ जाते हैं, और आप लोगों की इंटीग्रेशन आ जाती है, डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। जो सेकंड ईयर की मैथ्स है या फर्स्ट ईयर की मैथ्स है ना, वो आप लोगों की इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। यानी कि इंटर की मैथ्स, इंटरमीडिएट की मैथ्स जो है वो आप लोगों की एडवांस मैथ्स के अंदर शामिल हो जाती है, जिसके अंदर आप लोगों की कैलकुलस आती है और उसके अलावा आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री आती है, ठीक है। ये सारा एडवांस मैथ्स का पोर्शन होता है, और जो मैट्रिक वाला है ये आपका बेसिक मैथ्स का पोर्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का फास्ट का ये प्रॉपर जो आपका पैटर्न है ये कवर हो गया है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि फास्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक एमसीक्यू 1 नंबर का है तो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग के अंदर 1.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। एक एमसीक्यू गलत करने पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो एक एमसीक्यूज का 1 नंबर कटेगा, उसने भी वो उस नेगेटिव मार्किंग के अंदर ऐड होके आपका पूरा 1.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं। इंग्लिश जो होती है इसके एक एमसीक्यूज की वेटेज 0.33 होती है। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है इसके लिए प्रॉपर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसके अंदर आपको कंप्लीट गाइड किया गया है कि हाउ नेगेटिव मार्किंग अकर्स इन फास्ट टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं उस वीडियो के अंदर, उसको ज़रूर देखिएगा अगर आप फास्ट एस्पिरेंट्स हैं तो। और कैलकुलेटर्स आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अलाउड नहीं है। ये जो इतना हिस्सा है ये आपने इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये मास्टर प्रोग्राम्स के लिए है, ठीक है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपका ताल्लुक सिर्फ बीएस से है, ठीक है। ये मास्टर्स के लिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी की, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट। इसके अंदर
85% आपकी टेस्ट की वेटेज इंक्लूड होती है। 85% सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट की होती है। सबसे फिर 85 के बाद सेकंड नंबर पे अगर किसी टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है ना, तो वो नस्ट की होती है। नस्ट 75% वेटेज लेता है और जीके लेता है 85%। अब इनके टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आप लोगों ने इस 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पार्ट के ऊपर, एमसीक्यूज वाले पार्ट के ऊपर 1.5 आवर्स लगाने, और आपने इसके ऊपर 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आंसर शीट आप लोगों को लैदा से नहीं दी जाएगी। रफ वर्क जो है वो आपने क्वेश्चन पेपर पे करना होगा। आप लोगों के जो ये वाला पोर्शन है ना, जिसके अंदर आपके 60 एमसीक्यूज होंगे, इसके अंदर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपने अगर एक आंसर करेक्ट किया है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने एक गलत किया तो आपका -1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप लोग के -4 डिडक्ट होंगे अगर आपने कोई एमसीक्यूज रॉन्ग किया तो। ठीक है, और जो इसके बाद आप लोगों के पास सेकंड पोर्शन होगा, उसके ऊपर आप लोगों ने सिर्फ आधा घंटा लगाना है, और उसके अंदर आप लोगों के पास 3 पोर्शन होंगे, और उस पोर्शन के अंदर आप लोगों के पास टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, और उन टोटल 20 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बने होंगे, और आप लोगों के पास एक आपको एमसीक्यूज का एक स्कोर होगा। उसके अंदर इस पार्ट के अंदर आप लोगों की किसी भी तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर जो 60 एमसीक्यूज वाला है ना, इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने गलत किया तो आपके नंबर ज़्यादा कटेंगे, मतलब 4 नंबर काटे जाएंगे, और अगर आप लोग सही से अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों के वो नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये आप लोगों के पास जो जीके का टेस्ट है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, और इसका सिस्टम ये होता है कि आपका जीके के यूनिवर्सिटी के अंदर आपका टेस्ट नहीं होता है। आप लोगों की वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के सेंटर्स डिफरेंट जगह पे बने होते हैं, आपने वहाँ पे जाके अपना टेस्ट देना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे यूईटी लाहौर आ जाती है। यूईटी लाहौर के अंदर 2025 के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, और 2026 के अंदर ख़त्म होगी। अब यूईटी लाहौर का पैटर्न जो अपडेटेड पैटर्न है 2026 के अकॉर्डिंगली, अब आप लोगों के पास यहाँ पे आपके इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली, जैसे आपका मेडिकल बैकग्राउंड है तो आपके पास आपके जो टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज होंगे, उसके अंदर ये मैथ्स है तो इसकी जगह पे आपकी बायोलॉजी होगी, आप बायो के साथ अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, यूईटी लाहौर के अंदर आपको ये कंपनसेशन मिल जाती है। 30 एमसीक्यूज आपके मैथ्स से आएंगे या बायोलॉजी से आएंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड से। अब इसके बाद 30 एमसीक्यूज आपके आते हैं फिजिक्स से या स्टैट्स से। ठीक है, अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं, आईसीएस स्टैट्स के, तो आप लोगों के पास स्टैट्स के एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर आप प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो 30 एमसीक्यूज आपके उसके आएंगे केमिस्ट्री के, और अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप लोगों के पास 30 एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस के आएंगे। और आप लोगों के पास जो सबसे मज़े की बात ये है कि जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या कंप्यूटर साइंस है, इसके अंदर से तो आपको जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो आप लोगों की ऑलमोस्ट बुक लाइंस होती हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग के पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों से मेजॉरिटी बुक लाइंस पूछी जाती हैं, और बायोलॉजी के अंदर भी। और इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। इसके अंदर आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है, उसके अंदर आपके क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, और आपने उनका आंसर उन ऑप्शंस के अंदर से ढूंढ के करना होता है। सिर्फ इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आती है, उसके 10 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एमसीक्यूज की बात की है, टोटल आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं, चाहे आपका कोई भी किसी भी कैटेगरी का टेस्ट हो, प्री मेडिकल का हो, प्री इंजीनियरिंग का हो, आईसीएस का हो, आप लोगों के पास टोटल 100 एमसीक्यूज आते हैं। एक एमसीक्यूज 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके पास 400 मार्क्स का ई कैट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी टेस्ट के होते हैं, 400 मार्क्स का ई कैट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों के पास 100 मिनट्स होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप हर क्वेश्चन अब अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को कंपनसेशन 2026 से ऑनवर्ड मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास हर एमसीक्यूज 4 नंबर का है। अगर आप बायो मैथ्स की बात करें तो 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं, तो आपके टोटल 120 मार्क्स मैथ्स के होंगे,
120 फिजिक्स के होंगे, 120 केमिस्ट्री या कंप्यूटर के होंगे और 40 मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे। और इंग्लिश के अंदर आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पूछा जाता है, सिंपली आपने उस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का जवाब देना होता है। ठीक है, उसका भी आप लोगों को मसला नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को जब बस एक छोटी सी ट्रिक देखनी होती है, अब वो ट्रिक आपको समझ आ जाए तो फिर आप लोगों के लिए इंग्लिश के 40 नंबर को सिक्योर करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये बात होगी यूईटी लाहौर की। अब बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने सबसे पहले यूईटी लाहौर में जिस तरीके से आपने कैटेगरी को सही से सिलेक्ट किया, पहले तो आप लोगों ने अपने इन डिसिप्लिन में से अपनी कैटेगरी को अप्लाई करते वक्त सही से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो पीयूई कैटेगरी है, ये इंजीनियरिंग की कैटेगरी है। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आ जाएंगे। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाएगा। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के अपने सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आईसीएस विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन वालों के कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथ्स आ जाएगी। स्टैट्स वालों के लिए स्टैट्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस आ जाएगी। इकोनॉमिक्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स और उसके साथ मैथ्स और उसके साथ आप लोगों की कंप्यूटर साइंस आ जाती है। जनरल साइंस वाले स्टूडेंट्स के अपने सब्जेक्ट्स होंगे और कॉमर्स वालों के अपने सब्जेक्ट्स होंगे। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों की कैटेगरी की बेस पे सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आएगा। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके डिसिप्लिन या स्ट्रीम की बेसिस पे बदलेंगे। टोटल आपके पास वर्बल रीजनिंग कहते हैं आप लोगों की जो इंग्लिश के सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए जो आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है ऑलमोस्ट, वो आपका वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है। इसके अंदर 20 एमसीक्यूज होते हैं। इसमें आपसे सेंटेंस कंप्लीशन का भी पूछा जा सकता है, कॉम्प्रीहेंशन भी पूछी जा सकती है, आपसे टेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, प्रेपोजिशंस भी पूछी जा सकती हैं, आपसे सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आप लोगों से एनालॉजीज भी पूछी जाती हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एनालॉजीज तो लाजमी पूछी जाती हैं। कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस कंप्लीशन बहुत जो है ये चेंज भी हो जाते हैं, कभी सेंटेंस कंप्लीशन भी आ जाता है और कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है, तो ये चीज़ थोड़ा वेरी कर जाती है, लेकिन आप लोगों से ये चीज़ लाजमी पूछी जाती है। तो आप लोगों के 20 एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग के होते हैं और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के जो आती है आपकी, ये बेसिक मैथ्स होती है। इन अगर आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कहें तो बेसिक मैथ होती है। बेसिक मैथ्स जो होती है इसके अंदर आपके, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बेसिक मैथ्स के अंदर इंक्लूड होती है आपकी जो मैट्रिक की मैथ्स होती है। मैट्रिक की मैथ्स के अंदर आपके अरिथमेटिक आ जाता है, अलजबरा आ जाता है, ज्योमेट्री आ जाती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। किसी और यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में आपको नज़र आए ना आए, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं। ये आपको एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, और ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, एक ये वाला और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे ख्याल से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद आप लोग के 20 एमसीक्यूज इसके होंगे और बाकी के जो आपके 60 एमसीक्यूज हैं वो आपके कवर होंगे आपके सब्जेक्ट पोर्शन में से। सब्जेक्ट पोर्शन अब आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपकी कैटेगरी की बेसिस पे ये 3 सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट के अंदर एज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली ही अगर आपने सही से कैटेगरी सिलेक्ट की होगी तो आपके टेस्ट में भी वही एमसीक्यूज आएंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है प्यास यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। टेस्ट होता है 3 घंटे 180 मिनट का और आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके अंदर आप लोगों की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कैलकुलेटर्स आपको अलाउड होते हैं। अब यहाँ पे भी आप लोगों की इंटरमीडिएट सब्जेक्ट कम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली आपका पेपर पैटर्न है। अब इसके अकॉर्डिंगली इसके पेपर पैटर्न को देखें तो इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज आएंगे जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज आएंगे। मैथ्स आपकी एडवांस लेवल की, यानी कि आपकी इंटरमीडिएट में जो आपने मैथ्स पढ़ी है, जिसमें आपने कैलकुलस पढ़ी है, आपने जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़नी है, उसके अलावा आपने कॉनिक सेक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़नी है, वेक्टर्स पढ़ने हैं। आपने फर्स्ट ईयर में जो आपने लिमिट्स के, उसके अलावा आपने सेकेंड ईयर में एक लिमिट्स का चैप्टर पढ़ना है, और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में आपने मैट्रिसेस पढ़े हैं,
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ये सब चीज़ें आप लोगों की मैथ्स के अंदर आ जाएंगी। आप लोगों की फिजिक्स भी इंटरमीडिएट लेवल की होगी और केमिस्ट्री भी इंटरमीडिएट लेवल की होगी, ठीक है। उसके बाद जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट है, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के आएंगे। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए 10 एमसीक्यूज इंग्लिश से आएंगे, और मैथ्स के जो आपकी, अब आपके पास एडवांस मैथ्स की तो नहीं, लेकिन जो आपकी मैट्रिक लेवल की मैथ्स है ना, उसके अंदर से 30 एमसीक्यूज आएंगे। अब वो कौन सी मैथ्स है? वो वही बेसिक मैथ्स है जिसकी अभी मैंने पहले आप लोगों के साथ फास्ट के लिए और पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए बात की है, ठीक है। एसएससी लेवल की आपकी मैथ्स आएगी, और आपकी इंटरमीडिएट के अंदर जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसके 30 एमसीक्यूज होंगे, और जो आपने इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री पढ़ी है उसके 30 एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद आईसीएस। अब आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया? पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके इंग्लिश में 10 एमसीक्यूज आएंगे, आपके इंटरमीडिएट लेवल की मैथ्स आएगी, फिजिक्स आएगी, और कंप्यूटर साइंस के 30 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। वो ये सेम प्री इंजीनियरिंग वाला ही हो जाएगा, सिर्फ केमिस्ट्री की जगह आपकी कंप्यूटर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के आएंगे, 60 आपकी इंटरमीडिएट लेवल की जो मैथ्स है उसके अंदर से आएंगे, और फिजिक्स के एमसीक्यूज आपके 30 आएंगे जो कि आपकी मैट्रिक लेवल के होंगे। इंटरमीडिएट में तो आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपने मैट्रिक में फिजिक्स जो पढ़ी है उसके अंदर से 30 एमसीक्यूज पूछेंगे। तो अब आप में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है तो मुझे तो मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। प्री मेडिकल वालों को भी मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी, प्री इंजीनियरिंग वालों ने तो पढ़नी ही पढ़नी है, और आईसीएस वालों ने भी, और जनरल साइंस वाले जो फिजिक्स से भागे हुए हैं वो उनको भी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को एंट्री टेस्ट में हर तरह से रगड़ा लगता है, ये तो बात कंफर्म होती है, ठीक है। अब ये प्यास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है बहरिया यूनिवर्सिटी। बहरिया यूनिवर्सिटी के बाद एयर यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स और एनटीएस, इन तीनों का पैटर्न ऑलमोस्ट एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है। बहरिया यूनिवर्सिटी का नहीं मिलता, इसके बाद जो 3 यूनिवर्सिटीज मैं बताऊंगी उनका मिलता जुलता है। तो मैं आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी का बताऊंगी और बाकी यूनिवर्सिटीज का ओवरव्यू दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने उसी को फॉलो करते हुए उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब बहरिया यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग को बहरिया यूनिवर्सिटी का सीबीटी देना होता है। उस सीबीटी के अंदर आप लोगों के 100 एमसीक्यूज होते हैं, और वो उनके अंदर कोई किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और एक एमसीक्यूज करेक्ट होने पे आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। आप लोगों के पास टोटल 120 मिनट्स होते हैं और 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है। अब इसके अंदर आप लोगों के जो आप लोगों ने जिन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो सीबीटी होता है उसके सब्जेक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर वेरिएशन आती है। अगर आप मैनेजमेंट स्टडीज़ के प्रोग्राम्स में से जितने भी अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीडिया स्टडीज़ के लिए, मैरीटाइम साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के टेस्ट के अंदर 50% वर्बल एबिलिटी, सेम वर्बल रीजनिंग है, उसी का नाम चेंज हुआ है। 15% क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 15% एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है? इसके अंदर आपके कुछ सिनेरियो और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप एक तरह से आईक्यू के क्वेश्चन ही समझ लें, लेकिन थोड़े से उसे एडवांस लेवल के होते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों, जैसे आप लोगों ने कभी शायद छोटे होते अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पढ़े हो तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उनको समझना थोड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप उनकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे या स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो एनालिटिकल रीजनिंग आपके लिए मुश्किल हो जाती है। और 20% आपकी जनरल नॉलेज होती है। सेम बिजनेस स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़ और मैरीटाइम स्टडीज़ के लिए है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट के लिए इंग्लिश के अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 50% वर्बल एबिलिटी, 15% क्वांटिटेटिव, 15% एनालिटिकल एंड 20% जनरल नॉलेज। एलएलबी के लिए भी सेम है। कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोगों का यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो आपका पेपर पैटर्न है वो आपके 30% वर्बल एबिलिटी, 15% क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 15% एनालिटिकल, 10% आपकी फिजिक्स और 30% आपकी मैथ्स आ जाती है। ये सेम पैटर्न है आपका एक कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज के लिए 25% वर्बल एबिलिटी, 25% क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 25% एनालिटिकल रीजनिंग, 25% बायोलॉजी और मैथ्स, 25% केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद मेडिकल साइंसेज के लिए 25% वर्बल एबिलिटी, 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री, 25% बायोलॉजी। जो आपकी
साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है। इसके अंदर आपके पास 50% इंग्लिश होगी, 25% जनरल नॉलेज होगी और 25% वर्बल रीजनिंग होगी। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया बहरिया का CBT। इसके बाद अब ये जो एयर यूनिवर्सिटी है और आप लोगों के पास कॉमसेट्स है। अभी मैं जो आप लोगों को सारा ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगी, इसी डिटेल बैकग्राउंड को यहाँ पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए कॉमसेट्स को के लिए भी आप लोग इसको ले सकते हैं और इसी को आप लोग NTS के लिए भी ले सकते हैं। कॉमसेट्स और NTS का जो टेस्ट होता है ये बिल्कुल एक बराबर होता है। एयर यूनिवर्सिटी का पैटर्न सेम होता है, लेकिन यहाँ पे एयर यूनिवर्सिटी का जो डिफिकल्टी लेवल है वो NTS से ज़्यादा होता है। एयर यूनिवर्सिटी का अपना CBT NTS से ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कॉमसेट्स और NTS जो है ये ऑलमोस्ट एक तरह से ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एयर यूनिवर्सिटी का CBT है, एयर यूनिवर्सिटी के CBT के अंदर आपके इंटरमीडिएट के ग्रुप के अकॉर्डिंगली सिर्फ आपके ये सब्जेक्ट नॉलेज की वेटेज डिफरेंट हो जाती है, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहती है। प्री इंजीनियरिंग की बात करें, आप बात कर लें मेडिकल की, अब बात कर लें आर्ट्स ग्रुप की, यहाँ पे सिर्फ आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर डिफरेंस आता है, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहती हैं। अब देखिए प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए 20% इंग्लिश है, 25% एनालिटिकल है, 25% क्वांटिटेटिव है, 10% फिजिक्स, 10% केमिस्ट्री और 10% मैथ्स है। और जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20% इंग्लिश है, 25% एनालिटिकल है जिसके अंदर आपसे सिनेरियो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 15% आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। अब यहाँ पे बेसिक मैथ्स के अंदर आपकी वेटेज कम करके यहाँ पे बायोलॉजी में आपकी वेटेज बढ़ाई गई है। ठीक है, 10% आपकी फिजिक्स है, 10% केमिस्ट्री है और 20% आपकी बायोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं आर्ट्स ग्रुप। आर्ट्स ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अंदर आपकी वेटेज को बढ़ा के क्वांटिटेटिव रीजनिंग की वेटेज को कम कर दिया गया। ICS ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास जो प्री इंजीनियरिंग का है वो वही यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जनरल साइंस ग्रुप। उसके अंदर भी आपका सेम यहाँ पे बराबर के लिए 20% इंग्लिश, 25% एनालिटिकल, 25% क्वांटिटेटिव, 10% मैथ्स, 10% स्टैट्स और 10% इकोनॉमिक्स है। और उसके बाद कॉमर्स ग्रुप्स के लिए आप लोगों के पास इंग्लिश 20%, एनालिटिकल 25%, क्वांटिटेटिव यहाँ पे भी कम हो जाती है आपकी 15%, और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और आपके अकाउंट्स के जो MCQs हैं उनकी वेटेजेस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब कॉमसेट्स की बात करें तो कॉमसेट्स के अंदर भी आप लोगों के पास देखिए वर्बल रीजनिंग है, इसके 20 MCQs हैं, एनालिटिकल है उसके 20 MCQs है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है इसके 20 MCQs है, मैथ्स के 10 MCQs हैं, फिजिक्स के 10 MCQs हैं, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है तो उसके 10 MCQs हैं। आपके इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इन सब्जेक्ट कम्बिनेशन को डिफर कर लें तो आप लोगों के ये 10 MCQs का जो डिफरेंस है ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास कॉमसेट्स ऑलमोस्ट इस तरीके से होती है। ठीक है, टोटल आपके 90 MCQs होते हैं और 100% वेटेज होती है। आप लोगों की जो वर्बल रीजनिंग है और एनालिटिकल रीजनिंग है इसकी वेटेजेस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब आपकी कॉमसेट्स हो गया। अब इसके बाद अब बात करते हैं NED यूनिवर्सिटी के लिए। NED यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश 25%, मैथ्स 25% 25 MCQs, यहाँ ये 25 आपके MCQs हैं। 4 पोर्शन होते हैं, इंग्लिश के 25 MCQs, मैथ्स के 25, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25। अगर CS ग्रुप है तो 25 इंग्लिश के, 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के और 25 कंप्यूटर साइंस के। ये आप लोगों का पेपर पैटर्न होता है और टोटल आपका 100 मार्क्स का NED का टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी की। मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेम सिनेरियो होता है, आपके पास 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं, एक पोर्शन के 25 मार्क्स होते हैं, टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट उसका पैटर्न है। अब उसके बाद IBA कराची की बात करते हैं। IBA कराची का थोड़ा सा सिनेरियो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए IBA का एंट्री टेस्ट है, इसके अंदर आपके पास 90 MCQs होते हैं, 45 MCQs आपके इंग्लिश के होते हैं और 45 MCQs आपके मैथ्स के होते हैं। 2 घंटे 45 मिनट के अंदर आपने इन क्वेश्चन तमाम क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होता है। अब टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों के पास टोटल 360 मार्क्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास टोटल 360 मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, 90 MCQs होते हैं और 360 आपके पास मार्क्स होते हैं। बोथ सेक्शंस आर इक्वली वेटेड विद 45 क्वेश्चन ईच फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है,
अब आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना होता है, आपने इंग्लिश को भी अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होता है और मैथ्स को भी। अगर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश को पासिंग मार्क्स के साथ क्लियर कर लूँ या मैथ्स को पासिंग मार्क्स के साथ क्लियर कर लूँ और इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स ले लूँ, तो अगर आप में से आपने इन दोनों में से किसी एक भी सब्जेक्ट में अनबैलेंस किया ना मार्क्स को, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा। आपने इन 360 मार्क्स के अंदर से भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और इन दो सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल मार्क्स के अंदर भी आप लोगों ने अच्छा स्कोर करना है, फिर ही आप लोग इसके अंदर अपना स्कोर बना सकेंगे, वरना आप लोगों का यहाँ पे स्कोर नहीं बन सकेगा। आप लोगों के फिर IBA कराची के बाद यहाँ पे आप लोग के इंटरव्यूज भी कंडक्ट होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्कोर आते हैं उनके डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब भी आप IBA का टेस्ट देने जाएं, तो आप लोगों ने IBA के अंदर जो अपना ये इंग्लिश है या और मैथ है, आपके पास दो ही सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपने अपनी इतने खुद को इतना मास्टर कर लेना है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर कर सकें, आप बॉर्डर लाइन पे नहीं, बॉर्डर लाइन से अबव रह सकें, ठीक है। उसके बाद दाऊद यूनिवर्सिटी आ जाती है। दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों के पास प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिजिक्स की 20 MCQs होते हैं, केमिस्ट्री के 20 होते हैं, मैथ्स के 20 होते हैं। साथ में आपका कंपलसरी सेक्शन आ जाता है, उस कंपलसरी सेक्शन के अंदर आपकी इंग्लिश आती है और आप लोगों के साथ में बेसिक मैथ्स वगैरह आ जाती है। उसके साथ कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोग ICS के अंदर आप लोगों के पास फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस होती है, इसमें फिजिक्स के 20, मैथ्स के 20, कंप्यूटर साइंस के 20 और कंपलसरी सेक्शन जो आपका इंग्लिश का होता है, ठीक है। उसके बाद प्री मेडिकल के अंदर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल मैथ्स आ जाती है, इसके अंदर फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायो के 20 और जनरल मैथ्स के 10 MCQs आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्केड्यूल्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, बात आती है ये कि अब यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर इनके इतने ज़्यादा स्केड्यूल्स हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्केड्यूल बताया ना, तो देखिए दिसंबर का टाइम से आप लोग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी में आपका लम्स आ जाता है, फिर उसके बाद मार्च के अंदर आप लोगों का प्यास भी आता है, आपका ECAT भी आता है, फिर उसके बाद अप्रैल से बहरिया शुरू हो जाता है, UET टेक्सला के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर मई के अंदर से आप लोगों की बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी अनाउंसमेंट हो जाती है। जून के अंदर तो प्रॉपरली आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। फिर अप्रैल मई का मंथ जो होता है, ये ऑलमोस्ट वो मंथ होता है जब आप लोगों के एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले होते हैं। अप्रैल और मई, ये वाले 2 महीनों में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस बड़ा होता है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स करीब आ गए होते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से इसी तरीके से ये 2 महीने फिर आपके बोर्ड्स में गुजरते हैं। जब इससे ज़रा फ्री होते हैं तो फिर कॉमसेट्स, कायदे आज़म, NDU, फिर उसके बाद बहरिया भी साथ साथ ही होती है, UET लाहौर का दूसरा टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी, GCU, ITU, फिर NTU, GKI, NED, उसके अलावा IBA और 2 यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी और दाऊद यूनिवर्सिटी आ जाती है, कायदे अवाम। इस तरह आप लोगों के पास कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी आ जाती हैं जो आप लोगों के एंटी टेस्ट का जो तमगा है लेके खड़ी हो जाती हैं कि अब आपने अपकमिंग टेस्ट की तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स के लिए इतना ये एक कॉम्प्लेक्स डायलेमा होता है कि आप अभी बोर्ड एग्जाम्स की ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, उससे उतरते हैं और आपको फिर आगे एक नई ट्रेन पर चढ़ना होता है, एक नए सफ़र पे। तो उसमें भी फिर आप लोगों के पास टाइम कम होता है और मंजिल पे जल्दी पहुंचना होता है, तो आप लोगों के लिए फिर यहाँ पे हो जाती है मुश्किल। तो हमने क्या करना है, हमने बहुत अच्छे बच्चों की तरह टॉपर स्ट्रेटजीज को यूज करना है। अब वो टॉपर स्ट्रेटजीज क्या हैं? टॉपर स्ट्रेटजीज ये है कि आपने अपनी सेकेंड ईयर जब स्टार्ट करनी है तो अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन साथ ही स्टार्ट कर देनी है। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? मैंने आपको 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट पैटर्न और एडमिशन स्केड्यूल बताए हैं। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे गारंटी से कह सकती हूँ, बीइंग अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आपको इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी की लिस्ट का नहीं पता होगा, आपको गिनी चुनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का पता होगा जिनके बारे में आपने सुना होगा। मैं
मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि लाहौर के कोई कुछ जो लो लेइंग एरियाज होंगे या बैकवर्ड एरियाज होंगे, उनको यूईटी लाहौर के अलावा, उनको यूएनटी के अलावा, यूसीपी के अलावा किसी यूनिवर्सिटी का नहीं पता होगा। उनको नहीं पता होगा इस्लामाबाद में फास्ट यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में प्यास यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद के अंदर नस यूनिवर्सिटी है। जो इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में सर्च नहीं किया होगा, तो उनको ये नहीं पता होगा कि नस के अलावा, फास्ट के अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। कॉमर्स का स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, फास्ट का स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अब मैंने आप लोगों के सामने कराची यूनिवर्सिटी, कराची की इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ रख दी हैं, मैंने आपके सामने आईटीयू की यूनिवर्सिटी रखी है, आप लोगों के सामने पंजाब यूनिवर्सिटी रखी है, इतनी मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ रखी हैं, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ रखी हैं। तो आप लोगों ने इस बारे में रिसर्च करना होता है। अब मैंने आप लोगों को 25 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया कि जिसके अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है ऐसे का कि मैंने वीडियो के अंदर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को मिस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट थी या उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग अपकमिंग वीडियो जो बनाएं तो फिर उसके ऊपर वो उस यूनिवर्सिटी की डिटेल में वीडियो बना देंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया बैच 1.0 2027 सेशन के लिए। आप ई कैट की तैयारी करना चाहते हैं, बी कैट की तैयारी करना चाहते हैं या एमडी कैट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर करवा दी जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है अगस्त से। अगस्त के अंदर हमारा बैच लॉन्च होगा, उससे पहले ही आप लोग इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये बैच की बातें हम बाद में कर लेते हैं, ये आप डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। मेरा जो मेन एम है वो आप लोगों को ये चीज़ बताना और समझाना है कि जो मैंने आप लोगों को भी इतनी ऊपर डिस्कशन बताई है, इतनी चीज़ें बताई हैं, आपको एंटी टेस्ट पैटर्न बताए हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। आप एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिसके सामने सिलेबस क्लियरली मेंशन होता है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, आपको पता होता है ना, जब आपने बोर्ड के एग्जाम देने होते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी इसी बुक के अंदर से पेपर आना है, पेपर पैटर्न भी आपको पता होता है। आपको पता होता है कि आप लोगों के 17 एमसीक्यूज आने हैं, उसमें उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शंस बन के आने हैं। आपको पता होता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, उनके भी 2-2 मेजर पार्ट्स होते हैं। 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। आपको ये सब चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। आपका पैटर्न एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स का पैटर्न सेम होता है। इंग्लिश, उर्दू के मार्क्स आपके डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर आपको पता होता है आपकी चीज़ें ज़्यादा यहाँ से पोर्शन कवर होना है। आपको पता होता है कि ये यहाँ सारा पैटर्न आपको पता होता है और उसके लिए आपने पूरा साल तैयारी की होती है। तो सेकेंड ईयर के अंदर आप लोगों का ये हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग के पास पास्ट ईयर के एमसीक्यूज भी होते हैं और आपको पता भी होता है कि मेजरली ये रिपीट भी हो सकते हैं। और वो पेपर जो बनाने वाला होता है वो एक ह्यूमन बीइंग होता है और वो जब भी पेपर बनाएगा आप उसकी स्ट्रेटेजी को भी समझ सकते हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, नस्ट है ना, नस्ट या फास्ट है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। अब नस्ट का पैटर्न डिफरेंट है। नस्ट में देखें मैथ्स है, फिजिक्स है और इंग्लिश है, और फास्ट के अंदर मैथ्स है, एडवांस मैथ्स भी है, बेसिक मैथ्स भी है, आईक्यू भी है और इंग्लिश भी है। अब आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं और सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन किसका आ गया, मैथ्स का। अब वहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाते हैं स्टक। अब जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है जो आगे इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग के अंदर अप्लाई करें, वो क्या करेंगे, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने मैथ्स को भी करना है, बेसिक मैथ्स भी करनी है, एडवांस मैथ्स भी करनी है, जो बेचारे पहले मैथ्स से भागे हुए होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो मैथ्स से भाग के ही निकलते हैं, मेडिकल की तरफ आते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट की वजह से भी आते हैं, लेकिन जो मैंने एक कॉमन चीज़ स्टूडेंट्स के अंदर देखी है, मेडिकल के स्टूडेंट्स इसी वजह से मेडिकल की फील्ड की तरफ आते हैं कि उनको मैथ्स पसंद नहीं होता, तो और कोई स्ट्रीम के अंदर वो जा नहीं सकते, आगे सारा मैथ ही होता है। लेकिन फिर भी उनको लाइफ में कहीं ना कहीं भी मेडिकल फील्ड्स के अंदर भी मैथ्स की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो आप लोगों के पास अब नस्ट है, फास्ट है। उसके बाद जब आप जीके की बात करें तो उसका पैटर्न डिफरेंट है, यूईटी का पैटर्न डिफरेंट है, प्यास का पैटर्न डिफरेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिफरेंट है, फिर इनका स्केड्यूल डिफरेंट है। हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना एक अलहदा स्केड्यूल बनाया हुआ है कि हमने इस महीने से अपने एंट्री टेस्ट स्टार्ट करने हैं। तो देखिए, ये एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जिसको सिर्फ अभी इतना पता है कि मैंने अभी सारा साल में जो पढ़ना है, तैयारी करनी है, वो सिर्फ इसी बात की करनी है कि अब मेरा एग्जाम है, मेरा अप्रैल या मई के अंदर बोर्ड एग्जाम है, मैंने इतने मार्क्स सिक्योर करने हैं। ये एंट्री टेस्ट के अंदर सारी
गेम आपकी बदल जाती है। आप वहाँ पे सेकेंड ईयर के अंदर आप चीज़ों का रटा रुटा मार लेते हो, आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया होता है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है, आप वो खुद से लिख के आ सकते हो। लेकिन एंट्री टेस्ट के अंदर आपने क्या करना था, जो कॉन्सेप्ट आपने लिया होता है ना, उसको आपने अप्लाई करना होता है एमसीक्यूज के ऊपर। जो सेकेंड ईयर के अंदर आप लोग कॉन्सेप्ट लिख के, आप लोग तैयारी करके कॉन्सेप्ट के लिख के आते हो ना, आपने एंट्री टेस्ट के अंदर उनको अप्लाई करना होता है एमसीक्यूज के ऊपर। आपको कितना कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आता है, ये आपने एमसीक्यूज की फॉर्म में एमसीक्यू सॉल्व करके बताना होता है। तो ये चीज आप लोगों के लिए मसला बन जाती है। और सबसे ज्यादा मसला तब बनती है जब स्टूडेंट साथ साथ तैयारी शुरू नहीं करते हैं। अब साथ साथ जो स्टूडेंट अपने सेकेंड ईयर स्टार्ट होने के साथ, अब इस वक्त आपका बेस्ट टाइम है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, अपनी तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दें, ये आप लोगों का बेस्ट टाइम है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी से तैयारी शुरू नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसकी दो वजह होती हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता सब कुछ होता है, लेकिन वो कहते हैं हम बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, उसको इजी ले लेते हैं। और दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जिनको बेचारों को गाइडेंस नहीं मिल होती। आप में से अभी जितने स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत लकी हैं कि जिनको ये वीडियो देखने को मिल रही है, उनको इतनी गाइडेंस मिल रही है। आपको कहीं से भी ये गाइडेंस मिल रही है ना कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो आप लकीएस्ट वन है। अभी आप लोगों को हम बता नहीं सकते कि हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनके माशाल्लाह इतने ब्रिलियंट स्कोर आए होते हैं। ऐसा स्टूडेंट भी देखा गया है कि जिसके 500 प्लस मार्क्स आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, और उसके बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्कोर था, और वो गैप ईयर पे स्टूडेंट गया जी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसको गाइडेंस ही नहीं मिली थी कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट साथ साथ करनी होती है, और उसकी वजह से उसका गैप ईयर लग गया। अब गैप ईयर की वजह से क्या उस स्टूडेंट ने ये बातें सुनी नहीं होंगी कि तुम्हारे तो इतने अच्छे मार्क्स आए थे, तुमने गैप ईयर क्यों ले लिया, तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन। देखें, गाइडेंस होना या ना होना उसकी जो भी वजह थी, लेकिन ये बात तो किसी ने कर दी है ना कि आपके मार्क्स अच्छे थे तो आपका एडमिशन नहीं हुआ। ये बात भी एक तरह एक स्टूडेंट को हर्ट कर सकती है। ठीक है, बात करने वाले बात कई हजार बातें कर जाते हैं, लेकिन हर्ट जो जिस इंसान को ने सुनी होती है, हर्ट वही हो रहा होता है, और वो उसको ही पता होता है कि वो कितना हर्ट हुआ है। तो ये चीज़ें आपने खुद इस चीज़ को समझना है। आप लोगों ने चीज़ों की गाइडेंस लेनी है, एक्टिव होना है। जितना आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, आपको आने वाले हर ट्रेंड का पता है। आप लोगों को ये क्यों नहीं पता कि आप लोगों ने आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी के लिए एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आपको पहले स्टार्ट करनी होती है। अब माशाल्लाह वो वाला दौर तो रहा ही नहीं है कि जहाँ पे आप लोगों को खुद जाके चीज़ें सबमिट करवा के आनी होती थी। आप लोगों के मोबाइल्स हाथ में है, मोबाइल्स के ऊपर आपके सामने कोई भी अपडेट आ सकती है। आप बीइंग अगर आप जितना एआई आजकल स्ट्रांग है ना, आपको पता होगा कि आपका जो इंस्टाग्राम है उसका एल्गोरिदम कितना स्ट्रांग है। आप जिस वीडियो को लाइक कर दें, आप जिस वीडियो को शेयर कर दें, आपके इंस्टाग्राम की फीड के अंदर उस तरह की रील्स और उस तरह की पोस्ट आना शुरू हो जाती हैं। तो ये आप अगर इस चीज़ को थोड़ा सा अगर समझे ना, तो अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें, या इस तरह की चीज़ को देख लेना, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में कुछ देखते हैं, या आप लोग किसी भी आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई ऐसी अच्छी एनिमेटेड वीडियो पसंद आ जाती है, आप उसको लाइक कर देते हैं ना, तो आपके सामने एजुकेशनल चीज़ें वो सामने रखना शुरू कर देता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना नया अकाउंट बनाते हैं ना, तो उस टाइम वो आपसे आपकी कैटेगरी पूछता है कि आप किस तरह के टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड है। फिर वो उसके बाद से उसको चेकआउट करता रहता है, और फिर आपकी एक्टिविटीज को वो देखते देखते वो आपके सामने, और फिर यही वजह होती है कि बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स ऐसी भी आ रही होती हैं जो आपसे बड़ा रिलेट कर रही होती हैं, और आप हैरान होते हैं कि इंस्टाग्राम इतनी चीज़ें कैसे जानते हैं। तो वो एआई का एल्गोरिदम ही इतना स्ट्रांग हो चुका है, वो आपकी एक एक एक्टिविटी को नोट कर रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें देख सकते हैं, आपको हर नए ट्रेंड का पता है, तो आप लोगों को एंट्री टेस्ट का क्यों नहीं पता? क्यों स्टूडेंट्स इस चीज़ की गाइडेंस से महरूम रह जाते हैं? क्यों आप लोग इस चीज़ की तरफ नहीं आते हैं और अपनी प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट नहीं करते हैं? हम हर साल हम बीइंग अ प्लेटफॉर्म, हमारा मकसद है कि हम स्टूडेंट्स को टाइमली गाइडेंस प्रोवाइड करें। हमारा जो ये एक मकसद है ना कि हमने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवानी है, ये तो हमारा है ही। हमारा तो प्लेटफॉर्म का जो नाम है वही है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लीड कर रहा है। हमारा तो इंस्टीट्यूट का मकसद ये
है, लेकिन हमारा जो एक एक्चुअल मिशन है ना वो ये है कि हर साल जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट से फ्री होते हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको हम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए उनको एक रोड मैप प्रोवाइड करें। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए आप लोगों के अगर कोई बड़े बहन भाई नहीं है, आपकी फैमिली में कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे लेना है? आप लोगों को कैसे पता चलेगा हर यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट पैटर्न क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि एडमिशन स्केड्यूल डिफरेंट होता है, एडमिशन स्केड्यूल चेंज हो जाता है? आपको कैसे पता चलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कैसे चेक करना है? सेकेंड ईयर तक आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं होती है। तो आप लोगों ने अपनी अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट करनी होती है। आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ और आपके जितने भी फ्रेंड्स आपके सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि इसको देखो। आप लोगों का ये शेयर करना ही आप लोगों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए सबसे बड़ी सबसे बड़ा गिफ्ट बन जाएगा कि आपने उनको टाइमली ये चीज़ शेयर करवा दिया, उनको बता दिया कि भाई तुम देखो पेपर पैटर्न डिफरेंट है, एडमिशन स्केड्यूल डिफरेंट है, हमें अभी से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। अब देखिए आप लोग जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर की तैयारी पैरेलल शुरू करते हैं उसका फ़ायदा क्या होगा। मैं ये बात भी बताऊंगी कि जो स्टूडेंट लास्ट स्टेज में प्रिपरेशंस करते हैं और जो स्टूडेंट स्टार्ट में प्रिपरेशंस करते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है। अब देखें मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ। अब जो स्टूडेंट अपनी सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, सेकेंड ईयर स्टार्ट होते ही जिस स्टूडेंट ने अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, अब उसका फ़ायदा क्या होगा। अब आपने अपने एंटी टेस्ट आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल नेस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। नेस्ट का एंटी टेस्ट स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से। फॉर एग्जांपल आप NET 1 के लिए अपेयर होना चाहते हैं। अब आपने सेकेंड ईयर अभी अगस्त से स्टार्ट किया, आपके पास टाइम है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5वें महीने में आप लोगों का जो NET का टेस्ट है वो होना है। ठीक है, उसको भी तकरीबन आप 15 दिसंबर लगा लें, आपके पास 4.5 महीने हैं। ठीक है, और आप लोगों ने इस टाइम के अंदर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब इस टाइम के अंदर अब जब दिसंबर का टाइम आता है ना, आपने के अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए होते। ठीक है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होता अभी आप लोगों के सिलेबस भी होते हैं, और दिसंबर का जब टाइम आता है आप लोगों के दिसंबर टेस्ट वगैरह भी कॉलेजेस के अंदर, ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना ये साथ साथ चल रहे होते हैं। जो कॉलेजेस के मेरे ख्याल से असाइनमेंट्स और टास्क मुझे रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर पता है कि कॉलेजेस में क्या सिचुएशन होती है। लेकिन मेरा मकसद आपको ये बताना है कि एंटी टेस्ट की भी बहुत बुरी सिचुएशन बन जाती है अगर आप लोग टाइमली प्रिपेयर ना करना शुरू करें। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट आ जाएंगे। एक वो स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छे बच्चों की तरह सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हुई है उसने पास एजुकेशन सिस्टम का बैच ज्वाइन कर लिया है, उसने इसमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, वो साथ साथ अपनी सेकेंड ईयर भी मैनेज कर रहा है, वो अपने लेक्चर्स भी ले रहा है बैच के अंदर से। ठीक है, अब उसको फ़ायदा क्या होगा, उसने अगस्त से लेकर उसने तैयारी की है दिसंबर के मिड तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डेट ले लेते हैं कि उसकी डेट कोई 20 दिसंबर होगी, तो उसने ये 4.5 महीने जो मेहनत की है NET 1 के अंदर जाने से पहले उसने इन 4 महीनों में पता क्या क्या काम किया है। उसने अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी भी की है, उसने सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन्हीं कॉन्सेप्ट को, जैसे ही उसने सेकेंड ईयर स्टार्ट की पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी कॉन्सेप्ट को उसने अकॉर्डिंग टू एंटी टेस्ट भी प्रिपेयर कर लिया। साथ साथ उसकी सेकेंड ईयर भी होती जा रही है, साथ साथ एंटी टेस्ट भी प्रिपेयर होता जा रहा है। और इन 4.5 महीनों में उसने क्या क्या किया, उसने डेली लाइव क्लासेस ली। इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एंटी टेस्ट के अंदर जिस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ MCQs को सॉल्व किया जाता है, ये सारा मेथड्स उसने लाइव क्लासेस के अंदर अटेंड किया। फिर उसके बाद उसको मिला प्रैक्टिस मटेरियल में उसको मिला वर्कशीट, उसको टेस्ट सीरीज मिली, उसने खुद अटेम्प्ट की, उसके साथ फिर उसके जब दोबारा लाइव क्लासेस हुए नेक्स्ट डेज में, वर्कशीट और टेस्ट सीरीज जो हमने उनको प्रोवाइड की होंगी उनकी वो उसने लाइव क्लासेस के अंदर उसकी डिस्कशन हुई होगी। जहाँ पे उसके पॉइंट्स वीक हुए होंगे, MCQs गलत हुए होंगे, उसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे रिवाइज हुआ होगा। जैसे उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, उसने पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, रिवाइज कर लिया, उसके चैप्टर वाइज में हर टॉपिक उसका कवर होता गया। फिर उसके बाद जब ये
तो उसने वर्कशीट्स को सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस मटेरियल जो उसको हमने दिया उसको सॉल्व कर लिया, डिस्कशन होगी। अब देखिए 2-2 दफ़ा रिवीजन होगी ना यहाँ पे, जब आपको एक दफ़ा हमने लाइव क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ाया, फिर उसके बाद जब आपकी रिवीजन कराई, हमने रिवीजन कैसे कराई, हमने आपको टेस्ट दे दिया, हमने आपको असाइनमेंट दे दिया आपको कि आपने ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। अब उस वर्कशीट के अंदर सॉल्व करने से आपको खुद पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। अब जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा उसके बाद आप लोगों को, अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए होंगे, आपने वर्कशीट को के मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया होगा, अल्टीमेटली इसका मतलब होगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई होगी तो जब हम आपको लाइव क्लासेस के अंदर इसकी डिस्कशन करवाएंगे तो जो वहाँ पे आपको जहाँ से भी कॉन्सेप्ट वीक हुआ होगा, आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट टीचर से दोबारा पूछना चाहते हैं, टीचर से दोबारा पूछ लें। टीचर आपको वो एमसीक्यूज का, अगर आपको साइकी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होता है लेकिन आपको सिर्फ एक वो क्वेश्चन की साइकोलॉजी जो होती है वो ही समझ नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो जब आपको टीचर समझा देंगे, आप 1-2 दफ़ा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका वो वीक पॉइंट भी कवर हो जाएगा। अब देखिए अच्छे से रिवीजन होगी ना चैप्टर वाइज की, फिर आपके क्वार्टर बुक होते हैं, हाफ बुक होते हैं, फिर इसके बाद जब आप लोगों की सारी चीज़ें हो जाती है, पूरी बुक्स कंप्लीट हो जाती है, फिर इस स्टूडेंट को हम करवाएंगे रिवीजन। रिवीजन के अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड गेम्स। एंड गेम्स का नाम तो आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो आप सर्च करें यूट्यूब पे एंड गेम्स बाय पास एजुकेशन सिस्टम। नेस्ट की एंड गेम्स देख लें, ई कैट की देख लें, हमने 12-12 घंटे, हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 24 आवर्स की हमने एंड गेम्स अपलोड किए और उसको देखने के बाद स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया। जिनकी ज़ीरो प्रिपरेशन थी ना, उन्होंने भी स्कोर अच्छा कर लिया। हमने आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला भी बना के दिया है, तो आप लोगों को, तो जिस स्टूडेंट ने अच्छे से प्रिपरेशन की होंगी, बैच के लेक्चर्स किए होंगे और साथ में उसने एंड गेम्स की रिवीजन किए होंगे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, और जो कि आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के नेस्ट है, फास्ट है, जीकी है, कॉन्सेप्ट है, इनके अपने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है उसमें आपको नेगेटिव स्कोर भी आपको शो होगा। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के एन मुताबिक आप लोगों को मिलेंगे मॉक टेस्ट। आप लोगों को नेस्ट के, फास्ट के, जीकी के, प्यास के 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद ये जो स्टूडेंट ने 4.5 महीने अपने लगाए हैं ना इस बैच के अंदर, मैं कहती हूँ इसको 160, अगर इसने अपनी ऑल लगाई है ना, इसको 160-170 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नस्ट का टेस्ट ले लें, अगर मैं बात करूँ फास्ट यूनिवर्सिटी की, तो इसको 90+ का एग्रीगेट लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं, अब ये तो मैंने दिसंबर तक की बात की, अगर ये स्टूडेंट यहाँ से प्रिपरेशन करता हुआ अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, ई कैट पे जाता है, इसको 350+ मार्क्स लेने से, इसको 380+ मार्क्स लेने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। फिर इसी बच्चे को, जिसने अभी से अगस्त तैयारी शुरू की है, इस बच्चे के लिए ई कैट का टेस्ट देना कोई मुश्किल बात नहीं हुई होगी, क्योंकि तैयारी इसकी हो गई है इन 4 महीनों के अंदर। अब इसके बाद जितने महीने आएंगे ना, वो इन सिर्फ जो अपकमिंग टेस्ट होंगे ना, उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल को फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके बिल्ट हो गए हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी था। अब उसके बाद वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग और एंटी टेस्ट के पास्ट ईयर एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करता रहेगा। अब जनवरी का महीना आएगा, फरवरी, अब दिसंबर तक उसने दे दिया, NET 2 देना चाहेगा वो देगा, उसकी तैयारी कर लेगा, नहीं तो वो मार्च वाले ई कैट की तैयारी करेगा। मार्च वाले ई कैट की तैयारी करने के लिए वो ई कैट के पैटर्न के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेगा। अब वो सॉल्व करेगा तो सिर्फ अब उसने पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं और अपने सेकंड ईयर को पढ़ना है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर ये लेक्चर्स लेने वाला बर्डन नहीं रह जाएगा। अब वो लेक्चर उसने ये जिस स्टूडेंट ने ये 4 महीनों में लेक्चर अच्छे से ले लिए ना, उसको बाद में लेक्चर की ज़रूरत नहीं, उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस ही आपकी तैयारी का सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं ना करते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। जो रैंडम प्रिपरेशन करते हैं, जो प्रॉपर स्केड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं, जो सही राइट गाइडेंस पे नहीं चलते हैं, जिन्होंने प्रॉपर रोड मैप नहीं बनाया होता अपने एंटी टेस्ट का, वो उनके मार्क्स नहीं अच्छे आते। वो जितनी मर्जी मेहनत कर लें, वो दिन रात लगा लें, वो तैयारी जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो नहीं किया, उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। वो जितना मर्जी अपने आप को थका लें, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, और मार्क्स देख के उनको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। कमर का दर्द उतना ज़्यादा देख के बढ़ेगा जब आप लोगों ने अपने मार्क्स देखने हैं।
अब ये जिस स्टूडेंट को मैं बात करूँ कि जिसने 4 महीनों के अंदर लेक्चर्स अच्छे से ले लिए ना, अब वो जनवरी फरवरी इन 2 महीनों के अंदर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करे सेकेंड ईयर के, फिर बेशक वो अपना टाइम पूरा दे ले और फिर सिर्फ साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखे और प्रैक्टिस को ना छोड़े, यकीन करें मार्च के अंदर जब उसका ई कैट 1 आएगा ना, वो ई कैट के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर ले आएगा। फिर उसके बाद अगर मार्च के अंदर उसका प्यास का टेस्ट आता है, वो उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा। उसके ऊपर ना मैं जो असल बात बताना चाह रही हूँ ना, उसके ऊपर ना बर्डन नहीं रहेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर ये बर्डन नहीं होगा, ठीक है। अब उसके ऊपर ये बर्डन नहीं होगा कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट। अब उसकी बनिस्बत वो स्टूडेंट जो तैयारी शुरू करता है अपनी फरवरी के अंदर अपनी ई कैट की रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, या दिसंबर के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कि मैंने अब NET 2 देना है, या मैंने ई कैट देना है, या मैंने प्याज का टेस्ट देना है, या फिर एक और कैटेगरी भी आती है। एक तो ये वो स्टूडेंट है ना जिन्होंने चले फिर भी इनको थोड़ा होश आ जाता है तो वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो जून के अंदर आते हैं, जो मई या जून के अंदर आते हैं अपने एग्जाम से फ्री होके। एक जून वाले स्टूडेंट है, एक वो स्टूडेंट है जो अपने एंट्री टेस्ट से पहले आ जाते हैं, लाइक ऑलमोस्ट जो फेब तक में आ जाते हैं। ये फरवरी वाले स्टूडेंट फिर भी थोड़े सेफ जोन में होते हैं क्योंकि इनके पास अभी भी टाइम होता है। इन्होंने चले जनवरी तक का टाइम चले सेकेंड ईयर को लगाया होगा, तो चले अब फरवरी में आके अगर वो एंट्री टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर देते हैं तो फिर भी ये थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, सेफ जोन में आ जाते हैं, ये बच्चे अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या करें जो आए जून में, वो आए जून में है। अब जून में मैंने आप लोगों को ऊपर स्केड्यूल दिखाया है, जून के अंदर कितने टेस्ट आए हैं। जून के अंदर आप लोगों का कॉमसेट्स का टेस्ट होता है, आप लोगों का ई कैट का टेस्ट होता है, और जुलाई तो आपका पूरा आप लोगों का ऑक्यूपाइड होता है। आपको जुलाई शुरू ही आपके एंट्री टेस्ट होते हैं और जुलाई खत्म एंट्री टेस्ट पे होता है। अभी आप लोग जाके देखिएगा, अभी जो ये प्रीवियस 2026 का जुलाई गुजरा है, मैं आप लोगों को सारे टेस्ट की डेट्स गिनवा सकती हूँ। आप लोगों का जुलाई शुरू हुआ था फास्ट के टेस्ट के साथ, फिर वो आपके फास्ट के टेस्ट ओवर हुए, जीके का टेस्ट आ गया, जीके का टेस्ट खत्म हुआ 10 जुलाई को। 10 जुलाई के बाद जो आप लोगों के टेस्ट आए उसमें आप लोगों का 12 जुलाई को आप लोगों के कॉमसेट्स के किसी कैंपस का टेस्ट था, फिर कॉमसेट्स के किसी एक कैंपस का टेस्ट खत्म हुआ। उसके बाद आप लोगों के पास कोई 18 या 19 जुलाई को आप लोग का पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट था। इससे आप लोग फ्री हुए होते हैं। तो फिर उसके बाद आप लोगों के नेक्स्ट के पेपर बेस्ड NET जो कोयटा कराची और गिलगित वाली साइड पे NET होते हैं वो कंडक्ट हो रहे थे। आखिरी जो 20 से 30 के दरमियान की, 20 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान की डेट्स हैं, इन डेट्स के दरमियान आप लोग के नेक्स्ट के टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे। तो मुझे बताएं आपको सांस आनी है जुलाई के अंदर, जून के अंदर भी अगर आप तैयारी करने के लिए आते हैं तो मुझे बताएं कि आप इतने ज़्यादा एंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। एक महीने के अंदर आपने 2 साल का सिलेबस कवर करना है और डिफरेंट एंट्री टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। फास्ट का पैटर्न 70% आपने मैथ्स कवर करना है, IQ कवर करना है, इंग्लिश कवर करना है जून के अंदर ही। जब आप एंटी टेस्ट की तैयारी करने आए हैं बोर्ड एग्जाम से फ्री होके, बोर्ड एग्जाम्स भी आपने जिस तरीके से दिए होंगे ना, वो भी आप लोगों को खुद ही मेरे से ज़्यादा पता होगा कि आप लोगों ने पास्ट ईयर से MCQ से तैयारी करके, और वैसे भी आप लोग का सिलेबस ही नया होगा तो अब तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि हम प्रीवियस ईयर के पास्ट पेपर से कुछ तैयारी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब आप लोगों के साथ क्या होगा, जो बच्चे जून के अंदर तैयारी करने आएंगे उनके साथ क्या होगा, उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उनके साथ ये होगा कि ना कि वो तैयारी भी अच्छे से नहीं कर सकेंगे और वो बड़े एवरेज से मार्क्स लेंगे, एग्रीगेट भी अच्छा नहीं आएगा। फिर उनके पास 2 ऑप्शन होंगे। ये जो जून में बच्चे आते हैं ना, इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये एक ऐसी फील्ड और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें जिसको इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है कि भाई हमने जाना इधर तो जाना ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी भी तरह से, हर यूनिवर्सिटी या फील्ड अच्छी होती है, लेकिन स्टूडेंट की नज़र में एक सिनेरियो होता है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छी नहीं, क्योंकि हमने रील्स बहुत देखी होती है ना, तो फ़लाँ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी नहीं है या फील्ड अच्छी नहीं है, या इस तरह से एक स्टूडेंट्स के माइंड में कॉन्सेप्ट होता है एक। तो फिर वो जिस यूनिवर्सिटी को इस तरह से कोसते हैं ना, उसी के बाद में यूनिवर्सिटी के अंदर और उसी जो फील्ड होती है उसके अंदर एडमिशन हो जाता है। ये पता है किनका सिनेरियो होता है, ये वाले बच्चों का, ये वाले बच्चों का।
ये सबसे ज़्यादा सेफ जोन में होते हैं, इनकी मैक्सिमम सिलेक्शन होती है जो यहाँ से शुरू करते हैं, जो यहाँ से शुरू करते हैं। इन स्टूडेंट्स को ना सेकेंड ईयर में भी मसला नहीं होता है। सेकेंड ईयर के मार्क्स की आप लोगों की सिर्फ इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसने आपका सिर्फ एडमिशन कंफर्म करवाना है। फर्स्ट ईयर और आपके एंटी टेस्ट की बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोविजनल होता है। जब आपका एडमिशन सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो आपका अगर 60% से अबव परसेंटेज होती है तो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है। अगर आपकी 60% से कम परसेंटेज आ जाती है तो या तो आप फेल हो जाते हैं, या आप किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हो तो आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सिर्फ आपकी सेकेंड ईयर के मार्क्स की इतनी सी वुक्कत है, ठीक है। और सेकेंड ईयर की इसके बाद आपकी अगर किसी तरह से इंपॉर्टेंस है तो वो आपकी स्कॉलरशिप्स है। तो हम लोग आपको कभी भी ये रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप बिल्कुल ही सेकेंड ईयर को छोड़ दें। सेकेंड ईयर को आपको मैंने देखी जितनी भी मैंने डिस्कशन किया, मैंने आपको सेकेंड ईयर का नाम साथ साथ लिया। मैंने कहा सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करें, साथ में एंटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी उसको तैयार कर लें। सेकेंड ईयर को के कॉन्सेप्ट को बना लें आप, उसका कॉन्सेप्ट लिया, उसको थोड़ा सा पढ़ लें, एक दो दफ़ा रिवाइज कर लें, आपको बोर्ड के लिए तैयार हो जाएगा। और उसी कॉन्सेप्ट को आप एमसीक्यूज की फॉर्म में सॉल्व कर दें, आपकी एंटी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। अब जो बच्चा इस तरीके से तैयारी करेगा वो इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के अंदर भी 70% से अबव का स्कोर ले आएगा। और जो स्टूडेंट 70% से अबव का स्कोर ले आते हैं उनको स्कॉलरशिप्स के लिए आसानी होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एचईसी की स्कॉलरशिप होती है, पीफ की होती है, होनहार की स्कॉलरशिप जो कि आप में से आप तमाम स्टूडेंट्स में बड़ी फेमस हुई हुई है, बड़े स्टूडेंट्स पूछते भी हैं इसका। होनहार की स्कॉलरशिप अगर अनाउंस होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को उसके अंदर भी आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा और भी कोई फाइनेंशियल एड्स या स्कॉलरशिप्स होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। जो बड़े बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकेंड ईयर भी अच्छे से अपनी सिक्योर कर लेते हैं, उसके अंदर भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं और एंटी टेस्ट भी, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स तो टॉप कर लेते हैं बोर्ड के अंदर जो बोर्ड के टॉपर बन जाते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा आसानी होती है, उनको फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को ना ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का सिनेरियो समझा दिया। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो स्टूडेंट्स की शक्लें जिन्होंने टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट की। और उनकी आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोग देखें ये जीकी की थर्ड मेरिट पोजीशन देख रहे हैं। इस मेरिट पोजीशन का मतलब पता है क्या है आप लोगों को? जीकी के अंदर टॉप 20 मेरिट पोजीशन लेके आने का मतलब है कि आपका वहाँ पे एडमिशन हुआ है और उस एडमिशन की बेस के ऊपर आपको जीकी जैसी यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है और आप लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 4 साल के लिए स्कॉलरशिप लग गई है, आपकी 100% एजुकेशन फ्री है। ये टॉप 20 मेरिट पोजीशन पे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट होता है। अब सोचें, आपका एम है कि आप किसी बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की एलीट क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ें और आप चाहते हैं कि आपका वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो आप लोगों का अगर इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स कम भी है, पार्ट 1 के अंदर अगर आपके मार्क्स कम भी है तो सोचें, सिर्फ इमेजिन करें इस चीज़ को जो मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर मार्क्स कम है, उनको गोली मार दें। इंटरमीडिएट के मार्क्स आपके जीकी के अंदर तो काउंट ही नहीं होने। आपकी जीकी के अंदर सिर्फ 85% मैंने अभी आपको ऊपर बताया आपके एंट्री टेस्ट की है, ठीक है। 85% आपका एंट्री टेस्ट और बाकी का 15% आपका जो होगा वो आपकी मैट्रिक होगी। और मैट्रिक के अंदर मेरे ख्याल से इतना तो स्टूडेंट सिक्योर कर ही लेते हैं कि उनके 15% जो है यहाँ पे कवर, और वो भी देखिए कितना माइनर है। 15% की 85% के सामने क्या ही वक़्त होगी। अब जिस स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर मार्क्स कम आए हैं तो उसका अगर उसका जीकी के अंदर थर्ड मेरिट पोजीशन आ गई है तो मुझे बताएं किसने उसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स पूछने हैं? जिसको 4 साल की स्कॉलरशिप इंटरनेशनल लेवल के जो आपको स्टैंडर्ड की एजुकेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी है, जिसके 1 साल की फ़ीस 9 लाख से कम नहीं है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी स्कॉलरशिप लगी है। आपको पता है ये थर्ड मेरिट पोजीशन वाले स्टूडेंट की
स्कॉलरशिप पक्की है। उसके बाद यहाँ पे 17th मेरिट पोजीशन के ऊपर भी जो स्टूडेंट है, इसका भी जीके के अंदर मेरिट पोजीशन पक्की है, इसको इस मेरिट पोजीशन के ऊपर इसको स्कॉलरशिप लग गई है। ठीक है, अब आप लोग देखें, इसके बाद ये 18th मेरिट पोजीशन है। आप लोग भी इस तरीके से, आप लोगों के लिए, अब आप लोग देखें, अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और अगर आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप देखें इस तरह की, ये मैं आपको रिजल्ट क्यों दिखा रही हूँ कि आप लोग को दिखाने के लिए कि बाद में बहुत बच्चे मोटिवेशन मांगते हैं कि हमें थोड़ा मोटिवेट करें कि हम स्टडी कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे फेड अप हो जाते हैं सेकेंड ईयर और एंट्री टेस्ट दोनों को साथ साथ लेके चलते। तो बच्चे कहते हैं कि हमें आप थोड़ा सा मोटिवेट करें। क्या ये मोटिवेशन कम नहीं है कि आपके इंटरमीडिएट के पार्ट 1 के मार्क्स कम भी आए हैं, लेकिन फिर भी आपका एडमिशन पाकिस्तान की टॉप एलीट क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया, जहाँ पे आपको 4 साल के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गया, जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस कोई कम नहीं होती है। आप लोगों की 1 साल की फ़ीस मैंने गिनवाई है, 4 साल की फ़ीस का हिसाब आप वेबसाइट के ऊपर फ़ीस कैजुअल जाके देख के लगा सकते हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स कम है और आप डिसअपॉइंट हो गए कि मेरा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, और अगर आप लोगों के इस तरह से 3rd मेरिट पोजीशन आ जाती है, 17 मेरिट पोजीशन आ जाती है, 1st मेरिट पोजीशन आ जाती है, तो क्या आप लोगों को खुशी नहीं होगी कि आपको स्कॉलरशिप भी लग गई है, आप लोग 4 साल इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ भी सकते हैं। और यूनिवर्सिटी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, उसके अंदर जो आपको स्टडीज़ प्रोवाइड की जाती है ना, वो इंटरनेशनल लेवल की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ का नाम तो आपने सुना होगा ना, उस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ का जो एजुकेशन लेवल और स्टैंडर्ड होता है ना, उस लेवल का आपको पढ़ाया जाता है। और ये जीकी मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के इलाके में, जो सवाबी में ये आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी मौजूद है। देखें, ऐसे बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे शायद लोग जो यूनिवर्सिटीज़ तक तो स्टूडेंट्स को जाने नहीं देते हैं, जो फीमेल्स होती हैं या अपने मेल्स को भी जाने नहीं देते हैं, तो वहाँ ऐसी जगह पे ये यूनिवर्सिटी मौजूद है जो आप लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। अब ये तो मैंने जीके की बात की है ना, अब ये एनटीएस की बात देखें ये हमारे बैच का स्टूडेंट है और इसके मार्क्स देखे कितने आए हैं, 97। किस में? एनटीएस नेट में। वो स्टूडेंट्स इसके अंदर रोते रह जाते हैं कि हमारा 90 प्लस का स्कोर नहीं बनता। जिन स्टूडेंट्स के 90 जो इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स कम होते हैं ना, तो उनके लिए फिर ये 90 प्लस का स्कोर करना ज़रूरी हो जाता है ताकि उनका कंप्यूटिंग जैसी फील्ड के अंदर एडमिशन सिक्योर हो जाए। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 97 को सिक्योर करना इतना मुश्किल हुआ होता है। 97, ये आपके सामने मैं परसेंटाइल नहीं दिखा रही, परसेंटाइल तो अलहदा बात होती है ना, वो तो आपने अपने एरिया में टॉप किया होता है। ये इस स्टूडेंट ने 97 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100। 97 मार्क्स कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 3 नंबर कम है स्टूडेंट के, सिर्फ 3 एमसीक्यूज गलत किए हैं, बाकी या गलत किए होंगे या छोड़े होंगे। तो 97 मार्क्स, 97 मार्क्स, सिर्फ 3 मार्क्स का मार्जिन है। ये ओवरऑल टॉपर है। अब तक किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी स्टूडेंट ने इतना स्कोर नहीं किया जितना स्टूडेंट ने किया। फिर उसके बाद अभी मैंने आप लोगों को जीके की स्टोरी सुनाई है। अभी कॉमसेट्स की बात देखें, कॉमसेट्स के अंदर ये अभी कॉमसेट्स का जो भी रिसेंटली टेस्ट हुआ है उसके अंदर देखें आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं 93 मार्क्स हैं कॉमसेट्स के टेस्ट के अंदर, 89 मार्क्स हैं, 83 हैं, 80 हैं। अभी मैंने आपको जीके और एनटीएस बताया, अभी तो फास्ट रहता है, फास्ट यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए दुनिया रोती है कि हमारा एडमिशन हो जाए, किसी तरह से हमारा एडमिशन हो जाए। और आपको पता है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी टॉप 3 मेरिट पोजीशन पे आने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। टॉप 3 पोजीशन आने वाले, टॉप 3 बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स और टॉप 3 मेरिट पोजीशन होल्डर्स, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और यहाँ पे देखें 92% एग्रीगेट है, फिर उसके बाद 90% है, उसके बाद 89 है, 89.8 है। और यहाँ पे आप एडमिशन भी देखें कंप्यूटर साइंस में, फास्ट लाहौर में कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पे आप देखें 89.42 का है कंप्यूटर साइंस के अंदर हसीब खालिद। उसके बाद 88.73 फास्ट इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटर साइंस, 88.74 का स्कोर, 87 का स्कोर, 87, 87.81, 85.5, 85.55। उसके बाद 83, 85, 84, 81, 82, 81, 81.19, 80.02। अभी
ये रिजल्ट्स हमारे अभी कंपाइलेशन के अंदर भी, तो मैंने आपको सिर्फ वो रिजल्ट्स दिखाए हैं जो कंपाइल हो गए हैं। जीकी के रिजल्ट अभी कंपाइल हो रहे हैं। अभी आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज, अगर आप देखना चाहते हैं ना स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज, आप हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को देखेगा या व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके रखें। आप देखिएगा कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के सामने सक्सेस स्टोरी बन के आएंगे। ये डियर स्टूडेंट्स, ये दिखाने का मकसद आपको सिर्फ मोटिवेट करना है। ये मैं अभी आप लोगों को, ये देखें, अभी आप यहाँ पे ई कैट का टॉपर देखें 396, सिर्फ 4 नंबर कम है इसके, सिर्फ 4 नंबर। 387 ई कैट 2 का टॉपर है, ये ई कैट 2 का टॉपर है जिसके 387 मार्क्स हैं। ओवरऑल इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप किया है। ये स्प्रिंग ई कैट के अंदर 386 मार्क्स है, 374 है। और इसके अलावा आप नस्ट की बात करें, नस्ट के अंदर 1000 प्लस पासियंस ने एनईटी के अंदर एनईटी को क्लियर किया है, जिसका आप लोग, जिसकी एक छोटी सी झलक आप ये देख सकते हैं कि टॉप 22 प्लस पोजीशंस आई हैं। 309 पासियंस ने एनईटी क्लियर किया, 367 पासियंस ने एनईटी 2 क्लियर किया, 410 पासियंस ने एनईटी 3 क्लियर किया, और एनईटी 4 के रिजल्ट्स अभी अंडर कंपाइलेशन है, उसके स्टैट्स अभी बनना बाकी हैं। अब हमारी इस लेगेसी को चेक कर सकते हैं, 179, 171, 169, 168, 168 पे, इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, मैं देखें जिस तरह से मैंने आपको आपके पास स्केड्यूल बताया, मैंने आपको एंट्री टेस्ट पैटर्न बताया, मैं उसी पैटर्न में आपको रिजल्ट्स भी दिखा रही हूँ। जिस तरह मैंने आपको 25 प्लस में आपको मैंने यूनिवर्सिटीज़ गिनवा दी ना, मैंने उसी तरह आप लोगों को रिजल्ट, अब मैं आपको इससे ज़्यादा भी दिखा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को फिर इस तरह से आप बोर भी हो जाएंगे वीडियो के अंदर। लेकिन आप इनके रिजल्ट्स देखें ज़रा, ये मैंने सिर्फ 90 प्लस का स्कोर चेक किया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, 90 के बाद आपको 80 के अंदर इतने स्टूडेंट्स नजर आएंगे। ई कैट के अंदर तो मैंने आपको सिर्फ ये टॉपर्स दिखाए हैं ना, आप लोग ई कैट के लिए जाके हमारा ज़रा इंस्टाग्राम पेज खोलिएगा, उसके अंदर आप लोगों को बेतहाशा ई कैट के रिजल्ट्स नज़र आएंगे, इतने आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे, आप देख देख के थक जाएंगे। अभी तो मैंने आप लोगों को ये चंद टॉपर्स के रिजल्ट दिखाए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपकी बस होगी। लेकिन आप लोग जब आप हमारा इंस्टाग्राम पेज खोलेंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब आप हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज खोलेंगे ना, आप सर्च करेंगे अगर आप यहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये फास्ट के रिजल्ट नजर आएंगे, ये टॉप पिन मैसेजेस के अंदर, या पोस्ट के अंदर ही देखिएगा। यहाँ पे आपको एनटीएस का भी रिजल्ट नजर आएगा, जीकी के, स्क्रॉल करते जाए। अब आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट ही रिजल्ट, आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है, मेरिट लिस्ट भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। आप लोगों ने देखने हैं यहाँ पे उसके ई कैट के रिजल्ट, ये आईटीयू के रिजल्ट्स आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें, ये एनईडी का रिजल्ट है, एनईडी के अंदर 91 का स्कोर है। फिर उसके बाद नस के भी टाइम टू टाइम हमने रिजल्ट्स लगाए हुए हैं। ये सारे जितने आप लोग यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे ई कैट के रिजल्ट्स हैं, ई कैट के रिजल्ट्स। उसके बाद ये हमारे प्रीवियस ईयर के जो ये 2025 के जो हमारे ई कैट के टॉपर्स हैं, ये उनके मार्क्स लगे हुए हैं। फिर उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ये सारे आगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके रिजल्ट्स हैं, ये 2025 के फास्ट के टॉपर्स हैं, आप इनको भी एक दफ़ा देख सकते हैं। 2025 के जो टॉपर्स हैं ना, उनका एक छोटी सी झलक दिखाई हुई हमने यहाँ पे। आप लोग अब देखें, जो मैंने आपको बोला था 90 प्लस के बाद ये हमारा एक छोटा सा स्टैट शो हुआ है, जहाँ पे आप लोगों को ये सारा कंप्लीट दिखाया गया। हमने दिखाया कि ये इतने 90 प्लस में है, इतने 80 प्लस में है, ये बेतहाशा रिजल्ट आए हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को जितने रिजल्ट देखने आप यहाँ पे दिल भर के देख सकते हैं। और भी चीज़ें दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे ये बिल्कुल स्टार्ट में आएंगे ना, आप लोगों को यहाँ पे नजर आएंगी हाईलाइट्स। इन हाइलाइट्स के अंदर आप जाएंगे, आपको और भी बहुत कुछ नजर आएगा। ये फास्ट 2026 के रिजल्ट्स हैं। फिर उसके बाद ये नस्ट एनईटी के टॉपर्स हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, पीयू के टॉपर्स हैं, प्याज के टॉपर्स हैं, एनटीएस के टॉपर्स हैं, आईबीए के टॉपर्स हैं, एयर के टॉपर्स हैं, ई कैट के, फास्ट एनयू के, प्रीवियस ईयर के, जीकी के, आईटीयू के। और टीचर्स, और जो टीचर्स की आप लोग बात करते हैं वो भी मैं आपको, और अगर आप बात करें कि आपको पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे मिलेंगे, आप लोग अब जो आजकल की जनरेशन है वो ये चीज़ को बड़ा जज करती है कि हमारे टीचर्स जो है ना वो बड़े अच्छे होने चाहिए। अब आप लोगों को सबसे पहले तो हमारे सबसे बेस्ट करियर काउंसलर मिलेंगे मिस्टर वकार हसन विकी। हाँ, ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है पास एजुकेशन सिस्टम के, जो स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग कर देते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है, ये एक एग्जीक्यूटिव सीट के ऑफिसर है,
और ये आप लोगों को करियर के हवाले से बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। इनकी जो करियर काउंसलिंग की जो एक एक्सपर्टीज़ है ये बहुत ज़्यादा है, और ये आपको बहुत अच्छा करियर के हवाले से, आपको किसी भी तरह से करियर के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपको ये समझ नहीं आता कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये आपको हर तरह से आपको सिर्फ तुक्का मार के नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली जब आपने कल को अपनी प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर होना, तो आपके लिए क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, वो आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों का बड़ा क्वेश्चन होता है ना कि फला फील्ड का मेरिट जो स्कोप है कि नहीं है, तो आप लोगों को स्कोप का के बारे में आपको बड़ा अच्छे से गाइड करेंगे। ये हमारे बेस्ट करियर काउंसलर हैं पास एजुकेशन सिस्टम के। ये करियर काउंसलर हमारे अलग हैं, इनका हमारी टीचिंग फैकल्टी से कोई वास्ता नहीं है, इन्होंने सिर्फ करियर के हवाले से गाइड करना है, और इसके अलावा या इन्होंने पास एजुकेशन सिस्टम की मैनेजिंग के डायरेक्टर के हवाले से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है। उसके अलावा इन्होंने टीचिंग के किसी भी शोबे के अंदर दाखिल नहीं होना, ना इन्होंने आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए नजर आना, ना आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हुए नजर आएगा। इवन आप अगर इनसे क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, तो ये कहेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर सकता, आप इसके लिए या सर बिलाल के पास जाएं, या सर तैमूर के पास, या अपने कंसर्न टीचर के पास जाएं। ये आपको सिर्फ करियर के लिए गाइड करेंगे। और ये आप लोगों के पास नेक्स्ट हमारे जो टीचर आते हैं सर तैमूर हसन, इनके तो मेरे ख्याल से इनके बारे में तो कौन नहीं जानता होगा। आप यूट्यूब खोलते हैं तो सबसे पहली तस्वीर ही इनकी नज़र आती है आपको हर थंबनेल के ऊपर। ये ऑल इन वन लेजेंड है। वैसे तो ये हमारे बैच के अंदर केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं। ओवरऑल ये यूट्यूब के ऊपर आपको एंड गेम्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे। एंड गेम्स का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और आप लोग जाकर इनको चेक भी कर सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं जिन्होंने एंड गेम से तैयारी की है, उनके आप लोग इनके बारे में गेम्स के रिव्यू, इनके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो सीनियर आपके होंगे वो इस वीडियो के नीचे आके ही आप लोगों को सर तैमूर के बारे में बता देंगे कि ये कौन है। उसके बाद सर बिलाल हसन है, ये आप लोगों को एडवांस मैथ करवाएंगे। इनका 20 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो भी एंट्री टेस्ट फील्ड के अंदर। उसके बाद सर हमाद हैं, इनका ये फिज़िक्स पढ़ाते हैं आपको बैच के अंदर। इनका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं एंट्री टेस्ट के लिए। प्रोफेसर आसिफ महमूद आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बैच के अंदर, जो जिनका 15+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये भी आपको अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नज़र आएंगे। और इनका जो टीचिंग मेथड है सर हमाद का, स्पेशली सर आसिफ महमूद का, आप लोग इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे, इनकी टीचिंग जो मेथडोलॉजीज होती हैं। उसके बाद प्रोफेसर सज्जाद अहमद है, इनका 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं आपको। उसके बाद इनके लेक्चर्स भी आपको हमारे MD CAT चैनल के ऊपर नज़र आएंगे। ये आपको बैच के अंदर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और इनका भी 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये प्रोफेसर नासिर हैं जो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और इनके लेक्चर्स आप जाके हमारे MD CAT वाले चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। MD CAT प्रिपरेशंस बाय बिलाल हसन यूट्यूब चैनल का नाम है, आप वहाँ पे जाके इनके लेक्चर्स देख सकते हैं। बड़ी डिटेल के अंदर इन्होंने आपको MD CAT के लिए जो आपको लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारी मैडम शहरबानो हैं, जो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी, अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, और 5 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है अपनी एंट्री टेस्ट की एक्सपर्ट फील्ड के अंदर। प्रोफेसर काशिफ खलील हैं, जो आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं, और आपको यूट्यूब के ऊपर भी इनके लेक्चर्स नज़र आते हैं बेसिक मैथ्स के हवाले से, और इनका भी 15+ ईयर का एक्सपीरियंस रह चुका है। और आप लोग देखें कि इस तरह की फैकल्टी हम लोग आपको अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे, और इतनी एक्सपर्ट फैकल्टी और ऐसी टॉप क्लास फैकल्टी आपको पढ़ाएगी कि आप लोगों को खुद एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए मज़ा आएगा। अब अगर आप लोग इस हमारे बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं ना, तो हमारे बैच के अंदर आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक तो आप लोगों को घर बैठे तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। फिजिकल के लिए जो आप लोगों को इतना जलील होना पड़ता है, आप लोगों को एक इंटरमीडिएट के लिए अकेडमी अलहदा होती है, और एंट्री टेस्ट के लिए अलहदा होती है, या तो वो वीकेंड पे होती है, या उसका प्रॉपर स्केड्यूल नहीं होता, तो या फिर प्रिपरेशंस रेलिवेंट नहीं होती है।
आपको प्रिपरेशंस भी रेलिवेंट मिलेंगी। आपको हमारे बैच के अंदर ये ट्रांसपोर्ट वाला तो झंझट नहीं है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। हम लोगों ने आप लोगों को जो कुछ भी अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करना, हमने आपको लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस मटेरियल, लेक्चर नोट्स, टॉपिक वाइज वर्कशीट, डाउट ग्रुप सेशंस, मल्टीपल एक्सपर्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, राइट गाइडलाइंस और राइट जो भी चीज़ें आप लोगों को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए चाहिए ना, वो हमने आपको इसी 7,000 के अंदर देना है। और दोबारा आपसे हमने एक दफ़ा आपने 7,000 दिया ना, उसके बाद दोबारा हमने आपसे 7,000 नहीं मांगना। किसी भी तरह से हमने आप लोगों से किसी तरह की जो अमाउंट है वो नहीं मांगनी। आप लोगों ने जस्ट वन टाइम, आप लोगों ने जब हमारे बैच के अंदर इनरोल होना है, सिर्फ उस टाइम आपने 7,000 देना है। 2027 सेशन के अंदर हमारे जितने भी बैच लगते हैं, हमारे 4 बैच लगे, हमारे 5 लगे या 6 लगे, इन सब बैचेस के अंदर आप लोगों को जितने भी हमारे प्रैक्टिस मटेरियल होंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, सारी चीज़ों की एक्सेस आपके पास मौजूद होगी इसी 7,000 के अंदर। आप लोगों को हमने इसके बाद दोबारा आपसे हमने कभी आपको पूछना भी नहीं है कि आपको बैच के अंदर ऐड कर दें, यानी आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। आप लोगों को हर नए बैच के लाइव लेक्चर्स की एक्सेस मौजूद होगी और इतनी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हमने आपको इस तरह के रिजल्ट तक भी पहुंचा देना है और इस तरह की हमने आपको फैकल्टी भी प्रोवाइड कर देनी है। तो अब आप बताएं, आपने डिसीजन लेना है और आज ही लेना है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अब कितना टाइम लगाते हैं। सारी स्टोरी भी मैंने आप लोगों को ये स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स देख के समझा दिया है कि आप लोगों ने तैयारी टाइम से की या ना की तो आपके ऊपर क्या डिफरेंस आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये बस आप लोगों के दरमियान ये सिर्फ इन कुछ महीनों का डिफरेंस है। या आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जैसे ये मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर तो शक्लें दिखा दी हैं, या आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे या आप गैप ईयर की तरफ चले जाएंगे। वो उसकी कोई शक्ल नहीं होती है, वो सिर्फ आप एक फीलिंग होती है जो आपने फिर फील करनी होती है और फिर फील हो नहीं रही होती, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फेस। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अपने इन तमाम चीज़ों को अपने नोटिस में लेना है और इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए अपनी टाइमली प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। आपको मैंने अपने बैच की भी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। अब फैसला आपने लेना है कि आपने टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या आप लोगों ने अभी भी अपना टाइम सेकेंड ईयर के ऊपर ज़्यादा लगा के एंड वाले महीने के अंदर अपना एडमिशन लेना है। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अपना डिसीजन खुद लेना है। आप लोग अगर हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आपको नंबर नज़र आ रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आप बैच की डिटेल्स जो आपसे पूछी गई हैं वो आप प्रोवाइड कर दें। आप लोगों को हमारे सेशन के अंदर इनरोल कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट होगा, तो अगस्त से आप लोगों की प्रिपरेशंस का आगाज़ हो जाएगा। तो आप लोगों ने मज़ीद देर नहीं करनी है, जो भी फैसला करना है अभी कर लें। इसके बाद आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रह जाता कि फिर आप लोग की जब सेकेंड ईयर ने स्पीड पकड़नी है ना, तो फिर आपको होश नहीं आनी कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो आप लोग ज़रा अभी से एक्टिव हो जाएं, ज़रा आपका अभी होश बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अभी आप लोगों को पता है कि चल रहा है कि चीज़ें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो रही हैं, लेकिन अगर सेकेंड ईयर ने स्पीड जब पकड़नी है और एंटी टेस्ट ने जोर पकड़ना है तो फिर आप लोगों के लिए सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाना है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से तैयारी कर लें। तो आप लोगों को अगर बैच 1.0 में इनरोलमेंट लेनी है तो जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि स्लॉट्स हमारे पास लिमिटेड होती हैं। तो अगर आप इसमें टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो लिमिटेड जो हमारी स्लॉट्स हैं वो फिल हो जाएंगी, तो फिर इनरोलमेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो आप लोगों ने इसके अंदर देर नहीं करनी और ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोगों ने जो हमारे बैच की डिटेल्स लेनी है, आपको किसी भी तरह की क्वायरी है, किसी तरह की भी आपको गाइडेंस चाहिए, आप यहाँ पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर योर एडमिशन जर्नी। अल्लाह हाफिज़।